भारत में राष्ट्रपति का पद संवैधानिक अलंकरण से अधिक कुछ नहीं है। अपने विचार व्यक्त करें। संसदीय शासन के तहत राष्ट्रपति संवैधानिक प्रमुख तथा राष्ट्राध्यक्ष के रूप में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, लेकिन संवैधानिक अलंकरण मात्र क्यों? भारत में राष्ट्रपति को ब्रिटिश क्राउन की भांति ही नाम मात्र की कार्यपालिका के रूप में देखा जाता है। 42वां अमेंडमेंट एक्ट के बाद राष्ट्रपति के लिए प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह मानना बाध्यकारी कर दिया गया है। अतः राष्ट्रपति के पास संवैधानिक रूप में विवेकाधीन शक्तियां प्राप्त नहीं हैं। प्रायः राष्ट्रपति के रूप में ऐसे व्यक्ति का चयन होता है जो सक्रिय राजनीति से सेवानिवृत्त होते हैं और जिनकी प्रतिबद्धता व निष्ठा अपने दल के प्रति अधिक होती है। इसलिए राष्ट्रपति पद की संवैधानिकता, गरिमा तथा प्रासंगिकता पर भी प्रश्न उपस्थित होते हैं। यही कारण है कि राष्ट्रपति के पद को अलंकरण मात्र तथा रबड़ स्टैम्प जैसी उपाधियां दी जाती हैं। संवैधानिक अलंकरण मात्र नहीं है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के शब्दों में राष्ट्रपति की भूमिका केवल रबड़ स्टैम्प की नहीं है, बल्कि उसके द्वारा अनेक महत्वपूर्ण संवैधानिक दायित्वों का निर्वहन किया जाता है। जैसे राष्ट्रपति सरकार के मार्गदर्शक या अभिभावक की भूमिका का निर्वहन करते हैं। इस संबंध में उनके द्वारा संविधान के परिरक्षण, रक्षण तथा प्रतिरक्षण की शपथ भी ली जाती है। राष्ट्रपति उस धुरी के समान होते हैं जो किसी भी संकट की स्थिति में संवैधानिक व्यवस्था को संतुलित करते हैं। इस संबंध में राष्ट्रपति को कुछ महत्वपूर्ण परिस्थिति जन्य विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं। जैसे लोकसभा में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत न होने की स्थिति में प्रधानमंत्री की नियुक्ति, मंत्रिपरिषद की सलाह को पुनर्विचार के लिए वापस भेजना। राष्ट्रपति का व्यक्तित्व सरकार को जवाबदेह बनाने और जनता को प्रेरित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से मंत्रिपरिषद के संबंध में सूचना प्राप्त कर सकते हैं तथा वह समय समय पर जनता को संबोधित कर स्वस्थ जनमत का निर्धारण भी कर सकते हैं। घरेलू नीति से लेकर विदेश नीति तक उनकी सक्रियता का सकारात्मक प्रभाव शासन पर देखा जा सकता है। अध्यादेश का आश्रय लेने में हमेशा ही शक्तियों के पृथक्करण सिद्धांत की भावना के उल्लंघन पर चिंता जागृत की है। अध्यादेश को लागू करने की शक्ति के तर्काधार को नोट करते हुए विश्लेषण कीजिए कि क्या इस मुद्दे पर सर्वोच्च न्यायालय के विनिश्चयों ने इस शक्ति का आश्रय होने को और सुगम बना दिया है। क्या अध्यादेशों को लागू करने की शक्ति का निरसन कर देना चाहिए? भारतीय संसदीय व्यवस्था में शक्तियों के केंद्रीकरण तथा निरंकुश प्रवृत्तियों पर प्रभावी रोक लगाने के लिए शक्ति पृथक्करण आवश्यक है, लेकिन राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति का दुरुपयोग कार्यपालिका द्वारा विधायिका के कार्यों में अतिक्रमण के रूप में देखा जा सकता है। यह इसलिए भी चिंताजनक है क्योंकि अब तक 700 से अधिक बार अध्यादेश जारी किए जा चुके हैं। अध्यादेश को लागू करने की शक्ति का तर्काधार, यह आपवादिक परिस्थितियों में राष्ट्राध्यक्ष के रूप में राष्ट्रपति की विधि निर्माण की वैकल्पिक शक्ति है। संसद के सत्र न होने की स्थिति में यह नीतिगत निरंतरता के लिए आवश्यक है। यह संविधान के लचीलेपन को दर्शाता है जो संसदीय शासन की मूलभूत विशेषता है। सर्वोच्च न्यायालय की दृढ़ आर्थिक कुपरवाद अध्यादेश जारी करने की शक्ति को इस आधार पर न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है कि तत्काल कार्यवाही की कोई आवश्यकता नहीं थी, बल्कि अध्यादेश को विधायिका में चर्चा परिचर्चा से बचने के लिए जारी किया गया। DC वाधवा बनाम बिहार राज्यवाद। न्यायालय ने यह मत दिया कि कार्यपालिका की अध्यादेश जारी करने की विधायी शक्ति का प्रयोग केवल आपवादिक परिस्थितियों में होनी चाहिए। इसे विधायिका की विधि निर्माण की शक्ति के विकल्प के रूप में प्रयोग नहीं करना चाहिए। यदि अध्यादेश जारी करने को सामान्य प्रक्रिया बना दिया जाए तो यह अध्यादेश राज्य की स्थिति उत्पन्न करेगा। ऐसे में न्यायपालिका अध्यादेश को बार बार जारी करने की
प्रवृत्ति पर रोक लगा सकती है। हालांकि न्यायालय के इन निर्णयों के बावजूद अध्यादेश का दुरुपयोग होता रहा है, क्योंकि न्यायालय द्वारा इस संबंध में कोई स्पष्ट दिशा निर्देश नहीं दिए गए। इसी संबंध में कृष्ण कुमार सिंह बनाम बिहार राज्यवाद में न्यायालय ने अध्यादेश के दुरुपयोग पर रोक लगाने हेतु प्रभावी दिशा निर्देश दिए। न्यायालय के अनुसार अध्यादेश पर राष्ट्रपति का समाधान न्यायिक समीक्षा से बाहर नहीं है। एक ही विषय पर बार बार अध्यादेश जारी करना संविधान के साथ धोखा है, इसलिए राष्ट्रपति को विधि निर्माण के समानांतर स्रोत के रूप में नहीं देखा जा सकता है। अध्यादेश को निरसित समाप्त करने के पक्ष में तर्क। अध्यादेश के द्वारा संवैधानिक विधायी प्रक्रिया का अतिक्रमण होता है। संसदीय विधेयकों के विपरीत अध्यादेश पर चर्चा परिचर्चा नहीं होती, जो कार्यपालिका की स्वेच्छाचारिता को बढ़ावा देता है। यह शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत के प्रतिकूल है, क्योंकि कार्यपालिका द्वारा विधायी कार्य किया जाता है। अध्यादेश द्वारा सरकार किसी विषय पर संसद का सामना करने से बचती है, जो संसद की भूमिका को सीमित करने के प्रयास में देखा जा सकता है। इससे संवैधानिक प्रावधानों व संस्थाओं के दुरुपयोग को बढ़ावा मिलता है। अध्यादेश का निरसन नहीं होना चाहिए। अध्यादेश के प्रावधानों को समाप्त करने की नहीं, बल्कि उसके दुरुपयोग को रोकने की जरूरत है, क्योंकि यह कार्यपालिका को आपराधिक परिस्थितियों में दिया गया विधायी कार्य है, जो नीतिगत निरंतरता के लिए आवश्यक है। अध्यादेश की शक्ति पर संविधान के तहत अनेक शर्तें व सीमाएं भी आरोपित हैं। इसकी न्यायिक समीक्षा भी संभव है। प्रश्न, मृत्यु दंडादेशों के लघुकरण में राष्ट्रपति के विलंब के उदाहरण न्याय प्रत्याख्यान यानी डिनायल के रूप में लोक विवाद के अधीन आए हैं। क्या राष्ट्रपति को ऐसी याचिकाओं को स्वीकार करने या अस्वीकार करने के लिए एक समय सीमा का विशेष रूप से उल्लेख किया जाना चाहिए? विश्लेषण करें। राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति। अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति दी गई है। राष्ट्रपति की इस समाधान की शक्ति की तार्किकता निम्नलिखित है। ऐसा माना जाता है कि न्यायिक व्यवस्था में भी न्यायिक त्रुटियां संभव हैं, अतः संदेहपूर्ण दोष सिद्धि से संबंधित मामलों में न्यायिक त्रुटियों को दूर करने के लिए यह प्रावधान महत्वपूर्ण है। इसे दोष सिद्धि व्यक्ति के आचरण में सुधार का माध्यम भी माना जाता है, जिससे जेल में बंद कैदियों को अनुशासित आचरण करने के लिए प्रेरित किया जा सके। सार्वजनिक हितों और सामाजिक संवेदनाओं को भी ध्यान में रखते हुए राष्ट्रपति द्वारा इस शक्ति का प्रयोग किया जाता है। राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति से संबंधित विवाद। क्षमादान की शक्ति को शक्ति पृथक्करण सिद्धांत का उल्लंघन माना जाता है, क्योंकि कार्यपालिका प्रमुख के रूप में राष्ट्रपति को प्राप्त यह शक्ति न्यायिक कार्यों में हस्तक्षेप के रूप में है। क्षमादान की शक्ति के दुरुपयोग की संभावना भी बनी रहती है, क्योंकि इसका प्रयोग राजनैतिक पूर्वाग्रह या दुर्भावना के आधार पर भी किया जा सकता है। राष्ट्रपति द्वारा प्रायः मृत्युदंड से संबंधित क्षमा याचिकाओं में विलंब से निर्णय लिए जाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि प्रक्रियागत जटिलताओं के साथ साथ राजनीतिक रूप से संवेदनशील विषय होने के कारण ऐसे मामलों के निर्णय में देरी देखी जाती है। लेकिन क्षमादान याचिकाओं के ऐसे विलंब को जस्टिस डिनायल के रूप में देखा जाता है, अर्थात न्याय में देरी होना न्याय न होने जैसा है। वर्तमान में राष्ट्रपति के पास मृत्युदंड से संबंधित ऐसी याचिकाएं लंबित हैं जिनमें अनेक मामले 10 वर्ष से भी अधिक पुराने हैं। ऐसे में यह देरी पीड़ित पक्ष की भावनाओं के विरुद्ध तो है ही, दोषित व्यक्ति की मानसिक दशा के लिए भी उचित नहीं है। क्षमादान की शक्ति से संबंधित न्यायिक निर्णय। मारूराम बनाम भारत संघवाद। न्यायालय के अनुसार क्षमादान की शक्तियों का प्रयोग राष्ट्रपति द्वारा अतार्किक या भेदभावकारी रूप में नहीं किया जाना चाहिए, अन्यथा न्यायालय ऐसे मामलों में हस्तक्षेप कर सकती है। खेहर सिंह वाद। न्यायालय ने क्षमादान की शक्ति को प्रशासनिक प्रकृति का माना,
तथा स्पष्ट किया कि यह राष्ट्रपति का विशेषाधिकार है कि वह क्षमा दे या न दे। अतः यह राष्ट्रपति की कृपा पर निर्भर करता है, न कि दोष सिद्ध व्यक्ति का अधिकार है। क्षमादान की शक्ति की न्यायिक समीक्षा सीमित रूप में ही हो सकती है। अतः राष्ट्रपति के निर्णय की मेरिट पर प्रश्न नहीं उठाया जा सकता। लेकिन यदि ऐसा निर्णय धर्म, जाति, रंग, नस्ल या राजनीतिक निष्ठा के आधार पर भेदभावपूर्ण है तो न्यायपालिका द्वारा इसकी समीक्षा की जा सकती है। साथ ही राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति के लिए याचिका लिखित रूप में होगी, न कि मौखिक रूप होगी। शत्रुघ्न चौहानवाद। क्षमादान की अपील पर हो रहे अनावश्यक विलंब को अनुच्छेद 21 के तहत दोष सिद्ध व्यक्ति के गरिमामय जीवन के अधिकार के उल्लंघन के रूप में देखा, क्योंकि ऐसे मामलों में निर्णय में विलंब से दोष सिद्ध व्यक्ति मानसिक बीमारियों से ग्रसित हो रहे थे। अतः सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि लंबित क्षमादान की याचिका को सर्वोच्च न्यायालय एवं स्वयं लघुकरण कर आजीवन कारावास की सजा में बदल सकता है, यदि ऐसे मामलों में अनावश्यक देरी हो रही हो, दोष सिद्ध व्यक्ति मानसिक बीमारी से ग्रसित हो। यही कारण है कि मृत्युदंड से संबंधित मामलों के लघुकरण के संबंध में राष्ट्रपति की शक्ति के प्रयोग के लिए निश्चित समय सीमा की मांग की जाती है, क्योंकि निश्चित समय सीमा में निर्णय होने से समाधान की शक्ति के राजनीतिकरण पर रोक लगेगी, जिससे राष्ट्रपति की संवैधानिक गरिमा सुरक्षित रहेगी। विलंब से निर्णय का नकारात्मक प्रभाव पीड़ित व्यक्ति, दोष सिद्ध पक्ष दोनों पर देखा जाता है। यह जीवन के अधिकार की बहाली के लिए भी आवश्यक है, क्योंकि शीघ्र सुनवाई का अधिकार जीवन के अधिकार का महत्वपूर्ण भाग है। हालांकि मृत्यु दंडादेशों से संबंधित लघुकरण के मामले अत्यधिक संवेदनशील होते हैं, जहां अधिक शीघ्रता व्यवहारिक नहीं है, इसलिए गैर एक बाध्यकारी समय सीमा का निर्धारण किया जा सकता है। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। भारत शासन प्रणाली मूलतः कैबिनेट मूलक शासन प्रणाली पर आधारित है, जो ब्रिटेन के वेस्टमिंस्टर प्रणाली से प्रेरित है। मंत्रिपरिषद, कैबिनेट मंत्रिमंडल। तो मंत्रिपरिषद में सभी वर्गों के मंत्री शामिल, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री, और कैबिनेट मंत्रिमंडल में, जबकि मंत्रिमंडल में केवल कैबिनेट मंत्री ही शामिल होते हैं। मंत्रिपरिषद की संरचना व गठन के संबंध में अनुच्छेद 75 के तहत प्रावधान है, जबकि मंत्रिमंडल के संबंध में ऐसा कोई संवैधानिक प्रावधान नहीं है, केवल अनुच्छेद 52 में उल्लेख है। मंत्रिपरिषद मूलतः नीति क्रियान्वयन पर ध्यान केंद्रित करती है, जबकि मंत्रिमंडल नीति निर्धारण की सर्वोच्च संस्था है। मंत्रिमंडल कैबिनेट की भूमिका नीति निर्धारण संबंधी कार्य, नीति निर्धारण की सर्वोच्च संस्था है। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में सभी नीतिगत विषयों पर मंत्रिमंडल में चर्चा होती है, अतः सामूहिक आधार पर निर्णय होता है। इस संबंध में अनेक मंत्रिमंडलीय समितियों द्वारा नीति निर्धारण का कार्य किया जाता है। राजनीतिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति, आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति, इनके द्वारा महत्वपूर्ण सरकारी विधेयक, नीतियों का क्रियान्वयन, विभिन्न मंत्रालयों के अध्यक्ष, कैबिनेट सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर कार्य करती है। समन्वयकारी कार्य, मंत्रिमंडल विभिन्न मंत्रालयों व विभागों के मध्य समन्वय का कार्य करता है। इस संबंध में कैबिनेट सचिवालय की महत्वपूर्ण भूमिका है। क्या प्रधानमंत्री तानाशाह हो सकते हैं? पीएम संसदीय शासन की धुरी के रूप में होते हैं। संसदीय शासन में वास्तविक कार्यपालिका के रूप में उनके द्वारा निम्नलिखित भूमिका का निर्वह किया जाता है। मंत्रियों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति को सलाह देना, विभिन्न मंत्रालयों का बंटवारा करना तथा मंत्रिपरिषद में फेरबदल करना। वह मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता करते हैं तथा विभिन्न मंत्रालयों के कार्यों व प्रदर्शन की समीक्षा करते हैं।
प्रधानमंत्री राष्ट्रपति तथा मंत्रिपरिषद के बीच महत्वपूर्ण कड़ी होते हैं। अनुच्छेद 78, प्रधानमंत्री सदन के नेता होते हैं। उनके द्वारा विपक्षी दलों से संपर्क कर आम सहमति स्थापित करने का प्रयास किया जाता है। वह देश के नेता होते हैं, नागरिकों के मनोबल को मजबूत करने वाले प्रेरणा स्रोत होते हैं। हालांकि भारत में मूलतः कैबिनेट मूलक शासन प्रणाली को स्वीकार किया गया है, लेकिन दलीय व्यवस्था के कारण प्रधानमंत्री में शक्तियों के केंद्रीकरण की संभावना बनी रहती है, जिससे मंत्रिमंडलीय शासन प्रधानमंत्री मूलक शासन में परिवर्तित हो सकता है। ऐसा निम्न परिस्थितियों में संभव है यदि अपने दल पर उनका पूर्ण नियंत्रण व प्रभाव हो, यदि सरकार को पूर्ण बहुमत प्राप्त हो, करिश्माई व्यक्तित्व के कारण वह जनता में लोकप्रिय हो। हालांकि प्रधानमंत्री मूलक शासन प्रणाली के निम्नलिखित नकारात्मक प्रभाव देखे जाते हैं। पीएम एक आभासी अधिनायक के रूप में हो सकता है और अपनी शक्तियों का स्वेच्छाचारी व निरंकुश प्रयोग कर सकता है। इससे सामूहिक उत्तरदायित्व की भावना कमजोर होती है तथा सामूहिक चर्चा परिचर्चा के आधार पर निर्णय लेने के बजाय प्रधानमंत्री द्वारा व्यक्तिगत रूप में निर्णय लिए जाते हैं। प्रधानमंत्री और उनके कार्यालय का हस्तक्षेप विभिन्न मंत्रालयों में बढ़ जाता है, जो उनकी प्रभावशीलता को कम करता है। हालांकि प्रधानमंत्री तानाशाह नहीं हो सकते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री पर संविधान का आरोपित मर्यादाएं लागू होती हैं, अतः उनके कार्यों की संवैधानिकता की जांच समय समय पर न्यायालय द्वारा किया जा सकता है। संसदीय लोकतंत्र। संसदीय लोकतंत्र में विपक्ष की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जो पीएम की तानाशाही प्रवृत्तियों के विरुद्ध प्रभावी जनमत निर्मित करने का प्रयास करती है। वर्तमान में मीडिया, सोशल मीडिया तथा आम नागरिकों की सक्रियता के कारण भी पीएम तानाशाह नहीं हो सकते हैं। वर्तमान वैश्वीकरण के युग में वैश्विक जनमत का प्रभाव भी पीएम के निर्णयों पर देखा जाता है। मंत्रिपरिषद का आकार। वर्तमान सुशासन के दौर में न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन की धारणा पर बल दिया जाता है। मंत्रिपरिषद के बड़े आकार की समस्या। यह राजकोषीय संकट का कारण, क्योंकि इससे अनावश्यक प्रशासनिक व्यय, विभिन्न मंत्रालय के कार्यों में ओवरलैपिंग की होने की संभावना, जिससे मंत्रालयों में गतिरोध की संभावना में वृद्धि और समन्वय का अभाव होता है। नीति निर्धारण और कार्यान्वयन में देरी। नीतिगत पंगुता का कारण, नौकरशाही की भूमिका में वृद्धि। मंत्रिपरिषद का आकार अधिक छोटा होने से भी हानि। मंत्रालयों और कर्मचारियों पर कार्य के बोझ में वृद्धि, इससे कार्य की उत्पादकता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। शक्तियों के केंद्रीकरण की प्रवृत्ति, इससे नीति निर्धारण व कार्यान्वयन में जल्दबाजी में निर्णय, प्रभावी कार्यान्वयन में बाधा। महान्यायवादी। अनुच्छेद 76। संविधान के अनुच्छेद 76 के तहत महान्यायवादी का पद महत्वपूर्ण संवैधानिक पद है। संसदीय शासन में कार्यपालिका से संवैधानिक दायरे के भीतर कार्य करने की अपेक्षा की जाती है, लेकिन विभिन्न विषयों की तकनीकी, संवैधानिक व वैधानिक जटिलताएं सरकार के प्रभावी कार्यकरण में बाधक बन सकती हैं। यही कारण है कि सरकार के प्रथम विधिक सलाहकार के रूप में महान्यायवादी की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। इनकी भूमिका निम्नलिखित है: सरकार को विधि संबंधी विषय पर सलाह देना, जिससे सरकार के कार्यों की संवैधानिकता सुनिश्चित हो सके। महान्यायवादी अपने कर्तव्यों के पालन में भारत सरकार के विरुद्ध किसी मामले में भारतीय राज्य क्षेत्र के सभी न्यायालयों में भारत सरकार का पक्ष रखते हैं, जिससे सरकार के विरुद्ध याचिकाओं में सरकार अपना प्रभावी पक्ष रख सकती है। अनुच्छेद 88 के तहत महान्यायवादी संसद के दोनों सदनों या उनकी संयुक्त बैठक या किसी समिति में अपना विचार रख सकते हैं, जहां विधि निर्माण संबंधी मामलों में महान्यायवादी के सुझाव महत्वपूर्ण होते हैं। हालांकि महान्यायवादी की सलाह बाध्यकारी नहीं होती,
और न ही उनका कोई निश्चित कार्यकाल होने की बजाय सरकारी कार्यकाल होता है। इसलिए प्रायः महान्यायवादी अधिक आलोचनात्मक होने की बजाय सरकारी प्रवक्ता के रूप में देखे जाते हैं। साथ ही इन्हें निजी वकालत करने की छूट होती है, जो सरकार के प्रति इनकी निष्ठा पर प्रश्न उपस्थित करती है। संसद की भूमिका विधि निर्माण की भूमिका में होती है। संसद उपलब्धियां राष्ट्र की एकता व अखंडता को संरक्षित करने में चुनौतियां संसद की कम होती बैठकें और सत्र आहूत न करने की प्रवृत्ति, समावेशी समृद्धि को प्रभावी बनाने में, सामाजिक आर्थिक व्यवस्था को रूपांतरित करने में, समाज के कमजोर व उपेक्षित वर्गों के हितों का संरक्षण करने में, जैसे जमींदारी उन्मूलन अधिनियम, भूमि सुधार कानून, अस्पृश्यता निवारण अधिनियम, श्रम कानून, औद्योगिक कानून, पर्यावरणीय कानून, साइबर कानून। इसी तरह से चुनौतियाँ संसद की कम होती बैठकें और सत्र आहूत न करने की प्रवृत्ति, मात्र 65 से 70 दिन कार्य दिवस जो 150-60 में 120-30 दिन होता था, विधेयकों को संसदीय समितियों के पास न भेजा जाना, 16वीं लोकसभा में केवल 25% विधेयकों को संसदीय समितियों के पास भेजा गया। इससे विधेयकों पर समग्र चर्चा नहीं, उसके गुण दोषों पर ध्यान नहीं, जल्दबाजी में विधेयक पारित हो रहे हैं। कार्यपालिका पर संसदीय नियंत्रण, उपलब्धियां चुनौतियां, संसद की भूमिका सरकार के गठन में, कार्यपालिका संसद के प्रति उत्तरदायी, लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव द्वारा सरकार को बर्खास्त, कार्यपालिका के दिन प्रतिदिन के उत्तरदायित्व का निर्धारण। चुनौतियां प्रश्नकाल की उत्पादकता में गिरावट देखी जा रही है। 16वीं लोकसभा में निर्धारित समय का केवल 77% समय ही प्रभावी, संसदीय प्रस्तावों को प्रस्तुत करने में अरुचि, 16वीं लोकसभा में केवल एक स्थगन प्रस्ताव, संसदीय समितियां अधिक प्रभावी नहीं। प्रश्नकाल, संसदीय प्रस्ताव, संसदीय समितियां, बजट का अधिनियम, संसद में घरेलू नीति से लेकर विदेश नीति पर चर्चा और सरकार से प्रश्न। इस कारण कार्यपालिका की स्वेच्छाचारिता पर संसद द्वारा समय समय पर प्रभावी रोक। अन्य लोकतांत्रिक देशों के विपरीत भारत में अधिनायकवादी प्रवृत्तियों पर नियंत्रण। ये उपलब्धियां हैं, ये चुनौतियां हैं। पक्ष विपक्ष की राजनीति के कारण संसद की प्रभावशीलता में कमी, क्योंकि संगठित विपक्ष नहीं, रचनात्मक विपक्ष का अभाव, सदन का बहिष्कार, संसद के कार्य दिवसों में कमी से कार्यपालिका संसद का सामना करने से बच जा रही है। विमर्शकारी भूमिका, राजनीतिक शिक्षा का प्रसार, उपलब्धियां, संसद में राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर स्वस्थ चर्चा परिचर्चा, जो विमर्शकारी लोकतंत्र का आधार है। इससे स्वस्थ जनमत का विकास होता है। राजनीतिक संस्कृति और राजनीतिक समाजीकरण का प्रभावी माध्यम, नागरिकों में लोकतांत्रिक चेतना का विकास और संसदीय गतिविधियों से जुड़ाव। चुनौतियां, संसदीय शिष्टाचार में निरंतर गिरावट आती है, जिससे संवाद की संस्कृति का लोप होता है। सदन में शोरगुल, व्यवधान और हिंसक गतिविधियों के कारण संसदीय गरिमा में गिरावट आती है। इससे नागरिकों का संसद से अरुचि बढ़ा है। डी, समावेशी लोकतंत्र, उपलब्धियां, संपूर्ण देश का प्रतिनिधित्व संसद के माध्यम से होता है। भिन्न भिन्न सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि के लोगों का प्रतिनिधित्व, लोकसभा में अनुसूचित जातियों व जनजातियों को आरक्षण, राज्यसभा द्वारा राज्यों का प्रतिनिधित्व, संघीय सदन, समाज के अनुभवी और प्रतिभाशाली लोगों का राज्यसभा में नामांकन, मिनी इंडिया। चुनौतियां, 17वीं लोकसभा में केवल 14% महिला सांसद, 17वीं लोकसभा में 18% सांसद करोड़पति, 88%, 17वीं लोकसभा में 43% सांसदों पर आपराधिक मामले दर्ज,
धन बल व बाहुबल की भूमिका में वृद्धि, राजनीति का बढ़ता अपराधीकरण, स्वच्छ राजनीति के सीमित अवसर, सभी के लिए समान भागीदारी नहीं। राज्यपाल की भूमिका से संबंधित विवाद, संसदीय व्यवस्था में उच्च और अस्थायी सदन के रूप में आरएस की भूमिका महत्वपूर्ण भूमिका है, जो निम्नलिखित है। आरएस लोकसभा द्वारा पारित विधेयकों की जांच कर उसके गुण दोष के आधार पर महत्वपूर्ण अनुशंसा देती है। इससे जल्दबाजी में विधेयकों को पारित करने की प्रवृत्ति पर रोक लगती है। राज्यसभा को हाउस ऑफ मेरिट के रूप में देखा जाता है, क्योंकि इसमें अनुभवी व विशेषज्ञ सदस्य उपस्थित होते हैं, जिससे यहाँ उच्च स्तरीय संवाद की संस्कृति का विकास हो पाता है। राज्यसभा बहुमत की निरंकुशता पर प्रभावी रोक लगाती है, क्योंकि लोकसभा में बहुमत प्राप्त सरकार की स्वेच्छाचारी होने की संभावना रहती है। राज्यसभा केंद्रीय स्तर पर राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है। यह केंद्र में राज्यों के हितों का संरक्षण भी करती है और केंद्र व राज्य के मध्य समन्वय स्थापित कर सहकारी संघवाद को प्रभावी बनाती है। अनेक अवसरों पर राज्यसभा की स्थिति लोकसभा के समान और कुछ अवसरों पर उससे अधिक प्रभावी दिखती है। जैसे संविधान संशोधन के संदर्भ में लोकसभा की शक्तियाँ राज्यसभा की शक्तियाँ लोकसभा के समान हैं। नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन संसद राज्यसभा द्वारा पारित संकल्प के बाद ही कर सकती है। राज्य सूची के विषय पर संसद द्वारा विधि निर्माण राज्यसभा द्वारा पारित संकल्प से संभव होता है। अनुच्छेद 249। हालांकि हाल के वर्षों में राज्यसभा को अनुपयोगी संस्था मानते हुए इसे समाप्त करने की मांग भी की जा रही है, क्योंकि राज्यसभा द्वारा सरकार के प्रभावी कार्यकरण में बाधा उत्पन्न करने का आरोप लगाया जा रहा है। 16वीं लोकसभा में राज्यसभा में बहुमत न होने के कारण तत्कालीन सरकार अनेक महत्वपूर्ण विधेयकों को पारित नहीं कर सकी और इसलिए राज्यसभा को नीतिगत पंगुता की स्थिति का जिम्मेदार माना गया है। राज्यसभा की भूमिका को विधायी प्रक्रिया में गतिरोध उत्पन्न करने वाले केवल विलंबकारी सदन के रूप में देखा जाता है, क्योंकि साधारण और वित्तीय विधेयकों के संबंध में राज्यसभा किसी विधेयक को अधिक से अधिक 6 माह तक रोक सकती है, जिसके पश्चात संयुक्त बैठक में संख्या बल के कारण लोकसभा ही प्रभावी स्थिति में रहती है। राज्यसभा धन विधेयकों को न तो अस्वीकार और न ही संशोधित कर सकती है और वह अधिक से अधिक 14 दिनों तक अपने पास रख सकती है। बजट और अनुदान की मांगों पर राज्यसभा को मतदान की शक्ति ही नहीं है। अतः राज्यसभा को अनुपयोगी संस्था या लोकसभा की स्टेपनी के रूप में देखा जाता है। विमर्शकारी सदन के रूप में भी राज्यसभा की भूमिका में गिरावट देखी जा रही है। चर्चा परिचर्चा की संभावनाएं सीमित हुई हैं और प्रायः यह विपक्ष के सदन के रूप में परिवर्तित हो जाता है। यह हाउस ऑफ मेरिट के रूप में न दिखकर क्रोनी पूंजीपतियों के रूप में देखी जा रही है, जहां धन बल व बाहुबल की भूमिका बढ़ी है। साथ ही यह सदन लोकसभा में हारे हुए उम्मीदवारों का आश्रय स्थल बनता जा रहा है। राज्यसभा में नामांकित सदस्यों की नियुक्ति का राजनीतिकरण भी देखा जा रहा है, जैसे 17वीं लोकसभा में पूर्व मुख्य न्यायाधीश को नामांकित सदस्य के रूप में नामांकित करना। साथ ही राज्यसभा के पदाधिकारियों पर भी दलीय आधार पर पक्षपात करने के आरोप लगाए जा रहे हैं। हालांकि अस्थायी सदन के रूप में राज्यसभा नीतिगत निरंतरता के लिए महत्वपूर्ण है।
समय समय पर यह बहुमत की निरंकुशता को नियंत्रित करता रहा है, लेकिन दलीय व्यवस्था के कारण मूलतः इनकी प्रासंगिकता पर प्रश्न उठते हैं। इसलिए लोकसभा और राज्यसभा को परस्पर पूरक सदन के रूप में देखने की जरूरत है, जहां दोनों सहयोगी भूमिका में भी रहें और आवश्यकता पड़ने पर नियंत्रक की भूमिका में। अतः लोकसभा और राज्यसभा के मध्य गतिरोध की स्थिति में पारस्परिक संवाद और फ्लोर मैनेजमेंट पर अधिक ध्यान देना चाहिए। संसदीय सत्रों में आ रहे व्यवधान, संसद के कार्य दिवसों में आ रही कमी। अनुच्छेद 85 के तहत राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के सत्र आहूत किए जाते हैं। हालांकि दो सत्रों के मध्य 6 माह से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए। प्रायः भारत में संसद के 3 सत्र, बजट सत्र, मानसून सत्र और शीत सत्र का आयोजन होता है, लेकिन हाल के वर्षों में इस प्रावधान के दुरुपयोग देखे जा रहे हैं, जैसे वर्ष 2017 के शीत सत्र को विलंब से आहूत करना या वर्ष 2020 में मानसून सत्र को आहूत न करना। संसद के सत्र को आहूत न करने या उनकी अवधि को सीमित करने के निम्नलिखित दुष्परिणाम देखे जा सकते हैं। संसद के कार्य दिवसों की संख्या में निरंतर कमी देखी जा रही है। जहां संसद के प्रारंभिक 2 दशकों में लोकसभा का औसत कार्य दिवस 120 दिन होता था, वहीं विगत 1 दशक में केवल 70 दिन रह गया है। इस स्थिति के कारण सरकार के कार्यों की पूर्ण समीक्षा संभव नहीं हो पाती, जो कार्यपालिका की निरंकुशता और स्वेच्छाचारिता को बढ़ावा देता है। संसद की कम बैठकों के कारण सदन में जल्दबाजी में विधेयक पारित कराए जाते हैं, अध्यादेश जारी करने की प्रवृत्ति बढ़ती है और सदन में स्वस्थ चर्चा परिचर्चा की संभावनाएं सीमित हो जाती हैं। कार्यपालिका द्वारा संसद के सत्र को आहूत करना शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को भी कमजोर करता है, जिससे कार्यपालिका संसद को नियंत्रित करने का प्रयास करने लगती है। संसद के घटते कार्य दिवसों से नागरिकों का जुड़ाव भी संसद से कम होता जाता है। इस स्थिति में 2 महत्वपूर्ण सुझाव दिए जाते हैं। ब्रिटेन और अमेरिका की भांति भारत में भी संसद का एक वार्षिक कैलेंडर जारी किया जाए। राष्ट्रपति के साथ साथ संसद को भी अपने सत्र को आहूत करने की शक्ति दी जाए। इससे निम्नलिखित लाभ होंगे। वार्षिक कैलेंडर होने से पूरे वर्ष के लिए विधायी और नीतिगत कार्यों की विस्तृत कार्य योजना बनाना संभव हो सकेगा। पूरे वर्ष सरकार के कार्यों की समीक्षा हो पाएगी और कार्यपालिका पर संसदीय नियंत्रण प्रभावी हो पाएगा। इससे संसद के कार्यों की उत्पादकता बढ़ेगी, विधेयकों पर पर्याप्त चर्चा परिचर्चा हो पाएगी और बार बार अध्यादेश लाने की जरूरत नहीं होगी। इससे संसदीय गरिमा की बहाली होगी और नागरिकों का जुड़ाव संसद में बढ़ेगा। हाल के वर्षों में स्पीकर की भूमिका पर गंभीर प्रश्न उपस्थित हुए हैं। स्पीकर की तटस्थ या निष्पक्ष भूमिका क्यों आवश्यक है तथा इस संबंध में महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णयों पर प्रकाश डालते हुए चर्चा करें। हाल के वर्षों में स्पीकर के पद से संबंधित विवाद, स्पीकर के पद का राजनीतिकरण, राजनीतिक आधार पर चयन, स्पीकर के पद पर चयनित होने के बाद भी अपने राजनीतिक दल के सदस्य बने रहते हैं। अपने राजनीतिक भविष्य के लिए दलगत निष्ठा को प्राथमिकता देने की प्रवृत्ति रहती है उनमें। इसलिए राजनीतिक पूर्वाग्रह तथा दलीय निष्ठा के आधार पर निर्णय। उदाहरण, विपक्षी दलों के विरुद्ध चयनात्मक कार्यवाही का आरोप, सदन से विपक्षी सांसदों का निलंबन, विपक्षी दलों को सदन में अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए सीमित अवसर देना, दल बदल विरोधी कानून का दुरुपयोग, संवैधानिक शक्तियों को दुरुपयोग का आरोप, धन विधेयक को प्रमाणित करने की शक्ति का मनमाना प्रयोग, सत्ताधारी दल के पक्ष संसदीय नियमों को प्रभावित करने का प्रयास। स्पीकर की निष्पक्ष भूमिका क्यों आवश्यक है?
संसदीय लोकतंत्र में सत्ताधारी दल तथा विपक्ष के मध्य प्रभावी समन्वय तथा सामंजस्य स्थापित करने में, संसद की गरिमा और व्यवस्था को बहाल रखने के लिए, संसदीय प्रक्रियाओं के कस्टोडियन के रूप में, सदन के प्रभावी कार्य संचालन के लिए स्पीकर को अधिक महत्वपूर्ण संवैधानिक शक्तियां प्राप्त हैं। दल बदल विरोधी कानून, धन विधेयक को प्रमाणित करने की शक्ति, स्पीकर के पद की स्वतंत्रता और निष्पक्षता को संरक्षित करने वाले प्रावधान। ब्रिटेन की भांति भारत में स्पीकर के वेतन और भत्तों को भारत की संचित निधि पर भारित किया जाता है। संसद में उसके आचरण की आलोचना नहीं हो सकती सिवाय उसकी पदमुक्ति के लिए लाए गए संकल्प के दौरान। वह सदन में मतदान नहीं कर सकते सिवाय अनिर्णय की स्थिति में। वह केवल विशेष संकल्प द्वारा ही पदमुक्त किए जा सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद विवादास्पद भूमिका रही है। इसलिए सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय महत्वपूर्ण कि हो लो हान बिन बनाम जाचिल्हुवाद में स्पीकर का पद न्यायिक समीक्षा के लिए बाहर नहीं है। स्पीकर के निर्णय को प्रक्रियागत अनियमितता के आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती है, लेकिन यदि स्पीकर के निर्णय संविधान के प्रावधानों का तात्विक रूप में उल्लंघन करते हों तो निश्चय ही इसकी निर्णय की न्यायिक समीक्षा हो सकती है। अरुणाचल प्रदेश के मामले में न्यायालय का मत था कि स्पीकर को उच्च संवैधानिक दर्जा प्राप्त है, अतः उससे संविधान के तहत निष्पक्ष कार्य करने की अपेक्षा होती है। सुझाव: ब्रिटेन की भांति स्पीकर की निष्पक्षता को सुनिश्चित करने के लिए स्वस्थ संसदीय परंपराओं का अनुसरण किया जाना चाहिए। दलगत राजनीति से दूर रहने के लिए स्पीकर बनने के बाद अपने दल से त्यागपत्र दे देना चाहिए। साथ ही ब्रिटेन की भांति एक बार का स्पीकर सदैव स्पीकर की धारा को भी स्वीकार किया जा सकता है। दल विरोधी कानून। भारतीय संसदीय व्यवस्था के प्रारंभिक चरण में दल बदल की प्रवृत्ति प्रभावी नहीं थी, लेकिन 1907 के पश्चात दल बदल की बढ़ती प्रवृत्ति ने अवसरवादी राजनीति को बढ़ावा देना शुरू कर दिया। इससे राजनीतिक नैतिकता के पतन के रूप में देखा जाने लगा। इसी क्रम में 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के माध्यम से 10वीं अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून का प्रावधान किया गया। इसके तहत निर्योग्यता के निम्नलिखित आधार बताए गए हैं। यदि कोई सांसद या विधायक अपनी राजनीतिक दल की सदस्यता का स्वैच्छिक रूप में त्याग कर दे, यदि वह अपनी पार्टी व्हीप का उल्लंघन करे, यदि कोई निर्दलीय सदस्य किसी राजनीतिक दल की सदस्यता न ले, यदि कोई नामांकित सदस्य नामांकन के 6 माह के बाद किसी राजनीतिक दल की सदस्यता ले ले। हालांकि इस कानून के निम्नलिखित अपवाद हैं। यदि किसी सांसद या विधायक को उसके राजनीतिक दल द्वारा निष्कासित कर दिया जाए, स्पीकर पर यह कानून लागू नहीं होता। यदि किसी दल के 2/3 सदस्य एक साथ दूसरे दल में विलय कर लें। दल बदल कानून का उद्देश्य राजनीतिक व्यवस्था में बढ़ते धन बल व बाहुबल के प्रभाव को नियंत्रित कर राजनीतिक भ्रष्टाचार को रोकने के लिए, दल बदल के कारण सरकारों की बढ़ती अस्थिरता को नियंत्रित करने के लिए, राजनीतिक अवसरवादिता को नियंत्रित कर हॉर्स ट्रेडिंग जैसी प्रवृत्तियों को समाप्त करने के लिए, राजनीतिक दलों में दलीय अनुशासन बनाए रखने के लिए, मतदाताओं के प्रति निर्वाचित सदस्यों में उत्तरदायित्व की भावना सुनिश्चित करने के लिए। दल बदल विरोधी कानून की आलोचना। दल बदल कानून के कारण सदस्यों की वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रभावित हो रही है। पार्टी व्हीप के दबाव में सांसदों या विधायकों की व्यक्तिगत रचनात्मक भूमिका सीमित हो रही है।
इससे राजनीतिक दलों में आंतरिक लोकतंत्र का विलोप हो रहा है और पार्टी व्हीप के नाम पर असहमत के स्वर को दबाया जा रहा है। यह राजनीतिक दलों में पार्टी हाईकमान कल्चर को मजबूती दे रहा है। स्पीकर के द्वारा प्रायः इस कानून के राजनीतिक प्रयोग की प्रवृत्ति देखी जाती है और राजनीतिक पूर्वाग्रह के आधार पर चयनित निर्णय लिए जाते हैं। इस कानून के आधार पर छोटे राजनयिक दलों के अस्तित्व पर ही संकट उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि पूरे दल के ही विलय की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलता है। इससे राजनीतिक बहुलतावाद के सामने गंभीर संकट उत्पन्न होता है। न्यायिक निर्णय की हो तो होलो हानवाद में न्यायालय ने निर्णय दिया कि दल बदल विरोधी कानून सांसदों या विधायकों के लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन नहीं करता है। साथ ही इस संबंध में स्पीकर के निर्णयों की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। साथ ही न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि यह केवल उन्हीं मामलों में निर्योग्यता का आधार बननी चाहिए जो दल के चुनावी कार्यक्रम से अभिन्न रूप से जुड़े हों या सरकार के अस्तित्व के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण हों। पटना उच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि दल बदल और असहमत के मध्य अंतर होता है, अतः असहमत को दल बदल का आधार नहीं माना जा सकता है। इसलिए आवश्यकता इस कानून के दुरुपयोग को प्रतिबंधित कर इसके वास्तविक उद्देश्यों को बनाए रखने की है। इस संबंध में वेंकटचलैया आयोग ने यह अनुशंसा की थी कि स्पीकर के स्थान पर यह निर्णय निर्वाचन आयोग की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा होनी चाहिए। साथ ही दल बदल और असहमति के मध्य अंतर स्पष्ट करना भी आवश्यक है। भारतीय संसदीय व्यवस्था में विपक्ष की भूमिका। किसी भी लोकतांत्रिक शासन में बहुमत की निरंकुशता पर प्रभावी रोक लगाने के लिए सक्रिय और सतर्क विपक्ष आवश्यक होता है। विपक्ष न केवल सरकार की गलत नीतियों का विरोध करता है, बल्कि सरकार को प्रतिदिन जवाबदेह बनाने के लिए लोकतांत्रिक साधनों का प्रयोग करता है। विपक्ष द्वारा आयोजित आंदोलनों, विरोध प्रदर्शनों के माध्यम से आम लोगों की राजनीतिक सक्रियता में वृद्धि देखी जाती है। विपक्ष अपने चुनावी घोषणा पत्र और कार्यक्रमों के माध्यम से राजनीतिक रूप में प्रशिक्षित करता है और उन्हें राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर जागरूक बनाता है। प्रायः विपक्ष सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों का वैकल्पिक दृष्टिकोण भी प्रस्तुत करता है, जिससे सरकार को अपनी नीतियों में सुधार करने के महत्वपूर्ण इनपुट मिलते हैं। जैसे ब्रिटेन में शैडो कैबिनेट की धारणा के तहत सरकार के समानांतर विपक्ष द्वारा किसी विषय पर वैकल्पिक कार्य योजना प्रस्तुत की जाती है। वर्तमान में विपक्षी दलों की भूमिका। 16वीं-17वीं लोकसभा में विपक्ष के नेता का दर्जा न मिलने के बावजूद विपक्ष की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही। इस दौरान विपक्ष के द्वारा सरकार की अनेक नीतियों के विरुद्ध व्यापक विरोध प्रदर्शन किया गया, जैसे नोटबंदी, जीएसटी, कृषि कानून आदि। यहाँ तक कि 16वीं लोकसभा में विपक्ष द्वारा सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव भी लाया गया। इस दौरान विपक्ष द्वारा सरकार पर प्रभावी दबाव भी बनाया गया और जनता को भी अधिक सक्रिय बनाया गया। कोविड आपदा के दौर में सभी विपक्षी दलों की वर्चुअल बैठक का आयोजन किया गया, जहां विपक्ष द्वारा सरकार के कार्यों की समीक्षा की गई। संसद में भी विपक्ष द्वारा सरकार की नीतियों पर अनेक महत्वपूर्ण प्रश्न उपस्थित किए गए। इस दौरान अनेक अवसरों पर विपक्षी दलों ने सरकार को अनेक नीतिगत सहयोग व समर्थन भी दिया, जैसे जीएसटी, ईडब्ल्यूएस को आरक्षण, SC/ST एक्ट आदि के संबंध में।
हालांकि इस दौरान संगठित विपक्ष की धारणा का अभाव देखा गया। अनेक मुद्दों पर विपक्षी दल स्वयं विभाजित देखे गए। तीसरे मोर्चे की धारणा भी इसी दौरान देखी जा रही है। रचनात्मक विपक्ष के स्थान पर विरोध की राजनीति देखी जा रही है। विभिन्न लोकतांत्रिक संस्थाओं की वैधता पर गंभीर प्रश्न उपस्थित किए जा रहे हैं, जैसे सेना, चुनाव आयोग, न्यायालय और यहाँ तक कि कोरोना वैक्सीन पर भी। वस्तुतः लोकतंत्र की सफलता सक्रिय, रचनात्मक और सतर्क विपक्ष पर निर्भर करता है। प्रभावशाली विपक्ष ही जवाबदेह सरकार की धारणा को सुनिश्चित कर सकती है। अतः भारत में विपक्ष को भी ब्रिटेन के शैडो कैबिनेट जैसी नवाचारी धारणाओं को स्वीकार करना चाहिए, साथ ही अपनी भूमिका को परिवर्तित परिस्थितियों में पुनर्परिभाषित करना चाहिए। संसदीय समितियों की भूमिका। संसदीय समितियां संसदीय व्यवस्था के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती हैं, क्योंकि जहां संसद की बैठकें सीमित समय के लिए होती हैं, वहीं संसदीय समितियों को कार्य करने के लिए पर्याप्त समय और अवसर प्राप्त होता है। साथ ही समितियों द्वारा अनेक विशेषज्ञों से सुझाव भी लिए जाते हैं, जो प्रायः संसद में संभव नहीं हो पाता। अतः संसदीय समितियों की भूमिका निम्नलिखित रूपों में देखी जा सकती है। यह लघु संसद के रूप में कार्य करती है, जहां दलगत राजनीति से ऊपर उठकर रचनात्मक चर्चा परिचर्चा संभव हो पाती है। यह किसी विधेयक पर समग्रता से अध्ययन कर अनुशंसा देती है, जो विधायी प्रक्रिया में न केवल संसद के समय को बचाती है, बल्कि विधेयक की गुणवत्ता को भी बढ़ाती है। संसदीय समितियां राजनीतिक कार्यपालिका के साथ प्रशासनिक कार्यपालिका को जवाबदेह बनाती है। विशेषकर विभिन्न मंत्रालयों से संबंधित विभागीय समितियां मंत्रालयों के कार्यों की समीक्षा प्रभावी रूप से करती है। संसदीय समितियां अनेक तकनीकी जटिलताओं को ध्यान में रखकर सुझाव देती हैं, इसलिए इनकी रिपोर्ट प्रायः नए कानूनों का आधार बनती है। साथ ही शैक्षिक अनुसंधान के कार्य भी आती है। इनकी रिपोर्ट सिविल सेवा में सुधार का आधार भी बनती है। संसदीय समितियों की वर्तमान स्थिति। भारत में संसदीय समितियां संसदीय उत्पादकता में वृद्धि की दृष्टि से महत्वपूर्ण रही हैं, लेकिन हाल के वर्षों में इनके प्रभावी कार्यकरण पर निम्नलिखित प्रश्न उपस्थित हो रहे हैं। संसदीय समितियों की अनुशंसाएं सलाहकारी प्रकृति के होती हैं, इसलिए प्रायः इनकी अनुशंसाएं उपेक्षित कर दी जाती हैं। यहाँ तक कि सदन में इन पर चर्चा भी नहीं होती, और चर्चा होने के बाद प्रायः इन पर कार्यान्वयन भी नहीं होता है। संसदीय समितियों से प्रायः गैर राजनीतिक होने की अपेक्षा की जाती है, लेकिन संसदीय समितियों का राजनीतिकरण बढ़ा है और यहाँ भी दलगत राजनीति देखी जा रही है। हाल के वर्षों में संसदीय समितियों के पास विधेयक भेजे जाने की प्रवृत्ति में भी निरंतर गिरावट देखी जा रही है। PRS लेजिस्लेटिव रिसर्च की रिपोर्ट के अनुसार संसदीय समितियों के पास 14वीं लोकसभा में 60% विधेयक, 15वीं लोकसभा में 70% विधेयक भेजे गए, जबकि 16वीं लोकसभा में केवल 27% विधेयक इनके पास भेजे गए। संसदीय विशेषाधिकार। संसदीय व्यवस्था में सांसदों और विधायकों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे स्वतंत्र रूप में और बाह्य दबाव से मुक्त होकर अपनी रचनात्मक भूमिका का निर्वहन कर सकें। यही कारण है कि अनुच्छेद 105 और 194 के तहत क्रमशः सांसदों और विधायकों के लिए विशेषाधिकार का प्रावधान किया गया। हालांकि संविधान में संसदीय विशेषाधिकार स्पष्ट रूप से परिभाषित या संहिताबद्ध नहीं है, बल्कि संसदीय परंपराओं पर आधारित माने जाते हैं।
ऐसे में संसदीय विशेषाधिकारों की मनमानी व्याख्या भी होती रही है, जिसके कारण निम्न चुनौतियां उत्पन्न होती हैं। असंहिताबद्ध संसदीय विशेषाधिकारों के कारण सांसदों की गैर जवाबदेहिता बढ़ती है, जिसके कारण संसदीय शिष्टाचार और अनुशासन में गिरावट देखी जा रही है। संसदीय विशेषाधिकारों और मूल अधिकारों के मध्य संघर्ष की स्थिति भी देखी जाती है। प्रायः संसदीय अवमानना की शक्ति संसदीय निरंकुशता की प्रवृत्ति को बढ़ावा देती है। संसदीय विशेषाधिकारों का प्रावधान न्यायालयों के लिए भी दुविधापूर्ण स्थिति उत्पन्न करती है। एक तरफ मूल अधिकारों के संरक्षक के रूप में उसे नागरिक अधिकारों की बहाली का दायित्व मिला है, तो दूसरी ओर संविधान के संरक्षक के रूप में संवैधानिक प्रावधानों के अनुपालन को सुनिश्चित कराना भी उसका दायित्व है। इसलिए जहां न्यायालय ने सर्चलाइटवाद में मूल अधिकारों पर संसदीय विशेषाधिकारों को प्राथमिकता दी, वहीं केशव सिंहवाद में निर्णय दिया कि कुछ स्थितियों में मूल अधिकारों को भी प्राथमिकता दी जा सकती है। जैसे अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार को संसदीय विशेषाधिकारों पर प्राथमिकता दी जा सकती है। संसदीय विशेषाधिकारों को संहिताबद्ध करने की आवश्यकता, इससे न केवल संसदीय विशेषाधिकारों के संबंध में अस्पष्टता आएगी, बल्कि इनकी मनमानी व्याख्या पर भी रोक लगेगी। इससे संसदीय जवाबदेहिता में वृद्धि होगी और संसदीय निरंकुशता पर प्रभावी रोक लग सकेगी। इससे मूल अधिकारों और संसदीय विशेषाधिकारों के पारस्परिक संबंध में अधिक अस्पष्टता आ सकेगी और न्यायपालिका के लिए भी इनकी व्याख्या करना आसान हो सकेगा। संसद में महिला आरक्षण। संसद में समाज के विभिन्न वर्गों और समूहों का समावेशी प्रतिनिधित्व लोकतांत्रिक व्यवस्था की सफलता का महत्वपूर्ण संकेतक होता है, लेकिन अभी भी भारतीय संसद में महिलाओं का अल्प प्रतिनिधित्व संसद के पितृसत्तात्मक स्वरूप को दर्शाता है। अंतर संसदीय संघ की रिपोर्ट के अनुसार भारतीय संसद में महिलाओं का प्रतिनिधित्व 14% है, जबकि पाकिस्तान में 20.6%, सऊदी अरब में 19.9% है। भारत में संसद में महिलाओं का प्रतिनिधित्व वैश्विक औसत से भी कम है। महिला आरक्षण की आवश्यकता। भारतीय संसद में निम्नलिखित कारणों से महिलाओं का प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं है। चुनाव में धन बल व बाहुबल की बढ़ती भूमिका ने महिलाओं के राजनीतिक बहिष्करण को बढ़ाया है। भारत की पितृसत्तात्मक सामाजिक संरचना में महिलाओं को घरेलू जीवन तक सीमित माना गया है। राजनीतिक क्षेत्र में महिलाओं को घरेलू जीवन तक सीमित माना गया है। राजनीतिक क्षेत्र में महिलाओं के प्रवेश को लेकर सामाजिक स्वीकार्यता नहीं रही है। राजनीति में बढ़ते अपराधीकरण के कारण भी महिलाएं राजनीति में प्रवेश से बचती हैं, क्योंकि सार्वजनिक जीवन में उन्हें अधिक असुरक्षित परिवेश का सामना करना पड़ता है। महिलाओं को विजयी उम्मीदवार के रूप में नहीं माना जाता। यही कारण है कि अधिकांश राजनीतिक दल महिलाओं को टिकट नहीं देते हैं। ऐसे में संसद में महिलाओं के लिए आरक्षण आवश्यक हो जाता है, क्योंकि इसके निम्नलिखित सकारात्मक प्रभाव देखे जाएंगे। इससे संसद में समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हो पाएगा और आधी आबादी यानी महिलाओं का भारतीय संविधान और लोकतंत्र में भरोसा मजबूत होगा। संसद में महिला आरक्षण के माध्यम से लैंगिक रूप से संवेदनशील नीतियों का निर्धारण हो पाएगा, जिससे महिलाओं के विरुद्ध हिंसा, अपराध या भेदभाव जैसे विमर्श संसदीय बहस के केंद्र बिंदु बन पाएंगे। राजनीतिक क्षेत्र में प्रतिनिधित्व का प्रदर्शनकारी प्रभाव सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक क्षेत्रों में भी देखने को मिलेगा। इससे न केवल महिलाओं के आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, बल्कि उनकी सामाजिक स्वीकार्यता भी बढ़ेगी। इससे राजनीतिक क्षेत्र में महिलाओं की रुचि व सक्रियता को बढ़ावा मिलेगा, जिससे नारीवादी संगठनों और नारीवादी आंदोलनों को भी नई ऊर्जा और प्रेरणा मिल सकेगी। संसद में महिलाओं की संख्या बढ़ने से न केवल संसदीय शिष्टाचार और अनुशासन में वृद्धि संभव हो पाएगा, बल्कि संसद कार्य संस्कृति और कार्य उत्पादकता भी प्रभावी होगी।
राज्यपाल का पद, भूमिका और विवाद। राज्य के संवैधानिक प्रमुख तथा केंद्र व राज्यों के मध्य महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में राज्यपाल का केंद्रीय स्थान है। राज्य के संवैधानिक प्रमुख के रूप में राज्यपाल जहां राज्य के नीति निर्धारण और प्रशासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, वहीं केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में इनके द्वारा राज्य सरकारों की स्वेच्छाचारिता पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने का भी प्रयास किया जाता है। लेकिन समय समय पर राज्यपाल के पद का राजनीतिकरण होता रहा है। हाल के वर्षों में राज्यपाल पद के दुरुपयोग निम्नलिखित रूपों में देखा गया है। जैसे राज्यपाल द्वारा अपनी विवेकाधीन शक्तियों का दुरुपयोग, राष्ट्रपति शासन की अनुशंसा के संबंध में राज्य विधानसभा के विधेयकों को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित करना, विधानसभा में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत न होने की स्थिति में मनमाने रूप में मुख्यमंत्री की नियुक्ति करना आदि। हाल के वर्षों में राज्यपाल द्वारा न केवल मंत्रिपरिषद की सलाह को अस्वीकार करने की प्रवृत्ति बढ़ी है, बल्कि राज्य सरकार की नीतियों की सार्वजनिक आलोचना भी राज्यपाल द्वारा की गई है। साथ ही राज्यपाल पर राज्य प्रशासन में अनावश्यक हस्तक्षेप का आरोप भी लगाया जा रहा है। इसके निम्नलिखित दुष्प्रभाव देखे जा रहे हैं। केरल के राज्यपाल द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह के बावजूद विधानसभा का सत्र आहूत न करना। इस प्रवृत्ति के कारण निम्नलिखित दुष्प्रभाव देखे जा रहे हैं। राज्यपाल की विवादास्पद भूमिका के कारण सहकारी संघवाद की भूमिका कमजोर होती है। वर्तमान में जब केंद्र और राज्यों में अलग अलग दल की सरकारें होती हैं, तो प्रायः राज्यपाल द्वारा दलगत राजनीति के आधार पर पक्षपातपूर्ण व्यवहार किया जाता है। राज्यपाल प्रायः राज्य की निर्वाचित सरकार के स्वतंत्र कार्यकरण को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। निर्वाचित सरकारों को कमजोर करने की यह प्रवृत्ति लोकतांत्रिक भावनाओं के विरुद्ध है। इससे राज्यपाल के संवैधानिक पद की गरिमा और प्रतिष्ठा पर भी प्रश्न उपस्थित होते हैं और उसकी भूमिका राज्य के संवैधानिक प्रमुख के स्थान पर केंद्र के एजेंट के रूप में हो जाती है। यह राज्यपाल के माध्यम से राज्यों को प्राप्त संवैधानिक शक्तियों को प्रतिबंधित करने का प्रयास किया जाता है, जो संविधान की मूल भावना के भी विपरीत है। वस्तुतः राज्यपाल पद के राजनीतिकरण का मुख्य कारण यह है कि उनकी नियुक्ति और पदमुक्ति पर पूरा नियंत्रण केंद्र सरकार को प्राप्त है। प्रायः राज्यपाल के रूप में ऐसे व्यक्ति को नियुक्त किया जाता है जो सक्रिय राजनीति से सेवानिवृत्त हुआ हो और सत्ताधारी दल के प्रति निष्ठावान हो। इसलिए राज्यपाल का पद मूलतः राजनीतिक पद होता है। यही कारण है कि केंद्र में सत्ता परिवर्तन के साथ ही राज्यों में राज्यपाल भी बदल दिए जाते हैं। राज्यपाल से यह अपेक्षा की जाती है कि वह केंद्र सरकार की नीतियों और विचारधाराओं के अनुसार कार्य करें। अतः स्पष्ट है कि संविधान में राज्यपाल की स्वतंत्रता के संबंध में प्रभावी प्रावधान नहीं है। राज्यपाल पद के गैर राजनीतिकरण का प्रयास। सरकारी आयोग की अनुशंसा। आयोग के अनुसार राज्यपाल स्थानीय दलीय राजनीति से संबंधित नहीं होना चाहिए, अर्थात वह बाहरी व्यक्ति होना चाहिए। साथ ही नियुक्ति से पूर्व संबंधित राज्य के सीएम से भी परामर्श लेना चाहिए। राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही अपने पद को धारण करे, लेकिन उन्हें सामान्य रूप में 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा करने देना चाहिए। अनुच्छेद 356 का प्रयोग अंतिम विकल्प के रूप में होना चाहिए, न कि प्रथम विकल्प के रूप में। आयोग के अनुसार विधानसभा में स्पष्ट बहुमत न होने की स्थिति में मुख्यमंत्री की नियुक्ति के लिए निम्नलिखित वरीयता क्रम का पालन करना चाहिए। सबसे बड़े दल के नेता को चुनाव पूर्व सबसे बड़े गठबंधन को, चुनाव पश्चात निर्मित सबसे बड़े गठबंधन को जहां गठबंधन दल सरकार का भाग हो, चुनाव पश्चात बने गठबंधन को जहां गठबंधन दल सरकार का भाग न हो। पूंछी आयोग की अनुशंसा। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा एक चयन समिति की सिफारिश पर होनी चाहिए, जिससे नियुक्ति प्रक्रिया में पारदर्शिता हो।
राज्यपाल का पद राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत नहीं होना चाहिए, बल्कि संविधान संशोधन द्वारा उनका कार्यकाल निश्चित कर देना चाहिए। साथ ही राज्यपाल को अपने कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व भी विधानसभा द्वारा पारित संकल्प महाभियोग द्वारा भी पदमुक्त करने का प्रावधान हो। अनुच्छेद 201 के तहत राष्ट्रपति के लिए आरक्षित राज्य विधानमंडल के विधेयक पर अधिकतम 6 माह में निर्णय लेने का प्रावधान किया जाए। अनुच्छेद 356 के में संशोधन कर राज्य आपातकाल के साथ साथ जिला आपातकाल का भी प्रावधान किया जाए। न्यायिक निर्णय एस.आर. बोम्मई बनाम भारत संघवाद। इस वाद में न्यायालय ने केंद्र सरकार द्वारा विपक्षी दल शासित राज्यों में राष्ट्रपति शासन के मनमाने प्रयोग पर चेतावनी दी। न्यायालय के अनुसार संघवाद संविधान का आधारभूत ढांचा है, अतः अनुच्छेद 356 का प्रयोग अंतिम विकल्प के रूप में होना चाहिए। यदि इसका मनमाना प्रयोग होता है तो न्यायालय राज्यपाल की रिपोर्ट सहित जिस तथ्य पर भी राष्ट्रपति का समाधान आधारित है उसकी न्यायिक समीक्षा कर सकता है। इस वाद के बाद राष्ट्रपति शासन के दुरुपयोग की प्रवृत्ति में कमी देखी गई है। 1971 से 1990 के मध्य 63 बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया है, जबकि 1991 से 2010 के मध्य केवल 27 बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया। रामेश्वर प्रसाद वाद। यदि कोई राजनीतिक दल सरकार बनाने का दावा करे तो राज्यपाल ऐसे दावे को अस्वीकार नहीं कर सकता। साथ ही सरकार के विश्वास मत का परीक्षण विधानसभा के पटल पर होना चाहिए, न कि राजभवन में। वीपी सिंघल वाद। केंद्र में सत्ता के परिवर्तन को राज्यपाल को हटाने का आधार नहीं बनाया जा सकता। साथ ही यह आवश्यक नहीं कि राज्यपाल केंद्र सरकार विचारधारा और नीतियों से सहमत ही हो राज्य विधानमंडल। अनुच्छेद 168 के तहत राज्य विधानमंडल के संबंध में प्रावधान किया गया है, जिसके तहत द्विसदनीय या एक सदनीय विधानमंडल हो सकता है। अनुच्छेद 169 के तहत संसद किसी राज्य के लिए विधान परिषद का सृजन या उत्सादन साधारण बहुमत से कर सकती है, लेकिन इसके लिए राज्य विधानसभा द्वारा अपने विशेष बहुमत से ऐसा संकल्प पारित करना होगा। सभी राज्यों में विधानमंडल द्विसदनीय न बनाने के पीछे तर्काधार निम्न हैं। अधिकांश राज्यों में विधानसभा द्वारा ही नीति निर्धारण प्रभावी रूप में संभव है, जो उस राज्य की सीमित जनसंख्या, भौगोलिक आकार के कारण हो सकती है। साथ ही संघ सूची की तुलना राज्य सूची के विषय भी सीमित है। द्विसदनीय विधानमंडल के कारण राजकोषीय बोझ में वृद्धि देखी जाती है। द्विसदनीय व्यवस्था राज्यों में अनावश्यक जटिलता और विलंब का कारण बन सकता है। हालांकि द्विसदनीय विधानमंडल के पक्ष में निम्नलिखित तर्काधार दिए जाते हैं। विधान परिषद विधानसभा द्वारा पारित विधेयकों की समीक्षा करने वाला सदन होता है, जिससे जल्दबाजी में विधेयकों को पारित कराने की प्रवृत्ति पर रोक लगती है। विधान परिषद को हाउस ऑफ मेरिट के रूप में भी देखा जाता है, जहां स्वस्थ चर्चा परिचर्चा संभव हो पाती है। राज्य विधान परिषद राजनीतिक प्रतिनिधित्व को अधिक समावेशी बनाने के लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि विधानसभा में सीमित प्रतिनिधित्व ही संभव हो पाता है। अतः इससे राजनीतिक भागीदारी और सक्रियता को बढ़ावा मिलता है। हालांकि निम्नलिखित आधारों पर राज्य विधान परिषद को निष्प्रभावी सदन के रूप में देखा जाता है। विधान परिषद को विधानसभा की तुलना में कहीं भी प्रभावी शक्ति नहीं है। वह राज्यसभा की भांति नियंत्रणकारी सदन नहीं, बल्कि केवल विलंबकारी सदन के रूप में है। विधान परिषद प्रायः विधानसभा चुनाव में हारे हुए प्रत्याशियों के सदन के रूप में देखी जाती है। इससे उसकी गरिमा पर भी प्रश्न उठता है।
यह राज्य के आर्थिक बोझ में भी वृद्धि का कारण बनता है। अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के कारण यह अधिक प्रतिनिधित्वपूर्ण सदन भी नहीं है। न्यायपालिका की भूमिका। भारतीय राज्य व्यवस्था को संविधानवाद की मूल अवधारणाओं के साथ संचालित कराने में न्यायालय की केंद्रीय भूमिका है। इसे निम्नलिखित रूप में देख सकते हैं। संविधान के संरक्षक के रूप में न्यायालय विधायिका और कार्यपालिका के कार्यों की न्यायिक समीक्षा करती है और संविधान सम्मत न होने पर उनके कार्यों को असंवैधानिक घोषित करती है। न्यायालय में समय समय पर संविधान के अंतिम व्याख्याकर्ता के रूप में परिवर्तित परिस्थितियों में संविधान की व्याख्या प्रस्तुत की और इस तरह संविधान को जीवंत दस्तावेज के रूप में बनाए रखा। मूल अधिकारों के संरक्षक के रूप में न्यायालय संवैधानिक उपचारों के माध्यम से नागरिकों के मूल अधिकारों को प्रभावी बनाती है। साथ ही समय समय पर न्यायालय द्वारा मूल अधिकारों की धारणा को अधिक व्यापक भी बनाया गया है। विशेषकर जनहित याचिकाओं के माध्यम से समूह के अधिकारों का संरक्षण महत्वपूर्ण रहा है। विधि के शासन की स्थापना के लिए न्यायालय विधि के शासन को सुनिश्चित कर सभी के लिए न्याय की धारणा पर कार्य करती है। विवाद निस्तारण का भी कार्य न्यायालय द्वारा किया जाता है। संघीय न्यायालय के रूप में अनुच्छेद 131 के तहत केंद्र और राज्यों के मध्य विवादों के निस्तारण में सर्वोच्च न्यायालय को आरंभिक क्षेत्राधिकार प्राप्त है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता। संविधान में न्यायाधीशों की नियुक्ति कोलेजियम व्यवस्था तथा पदमुक्ति यानी महाभियोग की जटिल प्रक्रिया का प्रावधान है, जिससे न्यायाधीश राजनीतिक हस्तक्षेप से स्वतंत्र होकर कार्य कर सकते हैं। न्यायाधीशों के वेतन और भत्तों में उनके कार्यकाल के दौरान गैर लाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। वित्तीय आपातकाल के अतिरिक्त न्यायाधीशों के आचरण पर संसद या विधानसभा में कोई चर्चा नहीं हो सकती है। महाभियोग की प्रक्रिया के सिवाय न्यायालय को अपनी अवमानना पर दंड देने की शक्ति नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश भारतीय भूक्षेत्र में किसी भी न्यायालय या अधिकारी के सामने अभिवचन का कार्य नहीं कर सकते हैं। न्यायिक नियुक्तियों पर विवाद। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा सुप्रीम कोर्ट तथा हाई कोर्ट के ऐसे न्यायाधीशों के परामर्श पर की जाएगी जिससे परामर्श लेना राष्ट्रपति को उचित लगे। लेकिन न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में अस्पष्टता बनी रही। 1993 के पूर्व न्यायिक नियुक्तियों में कार्यपालिका की सर्वोच्चता रही, तो 1993 के बाद न्यायिक सर्वोच्चता की स्थिति देखी गई। इस विवाद के मुख्य बिंदु निम्नलिखित हैं। न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रक्रिया में पारदर्शिता और अस्पष्टता का अभाव। उल्लेखनीय है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति में कोलेजियम व्यवस्था की पूर्व कार्यपालिका की प्रमुखता भी थी, जिससे न केवल न्यायिक स्वतंत्रता प्रभावित हुई बल्कि 70s के दशक में तो प्रतिबद्ध न्यायपालिका की धारणा लोकप्रिय हुई। इस प्रवृत्ति की शक्ति पृथक्करण की धारणा के विरुद्ध भी माना गया। वहीं दूसरी ओर दूसरे न्यायाधीशों के बाद 1993 में कोलेजियम की धारणा आदि के बाद न्यायिक नियुक्तियों में न्यायपालिका की प्रमुखता देखी गई। लेकिन इस व्यवस्था ने भी न्यायिक स्वेच्छाचारिता को बढ़ावा दिया, जिसे न्यायिक नियुक्तियों में भाई भतीजावाद के रूप में देखा जा सकता है। वहीं राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के माध्यम से न्यायिक नियुक्तियों में कार्यपालिका और न्यायपालिका में समन्वय का प्रयास किया गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आयोग को असंवैधानिक ठहराते हुए पुरानी कोलेजियम व्यवस्था को पुनः बहाल कर दिया। न्यायिक नियुक्तियों के संबंध में न्यायपालिका
और कार्यपालिका के मध्य गतिरोध व संघर्ष देखे जा रहे हैं, जो संस्थागत वैधता की धारणा को कमजोर करते हैं। न्यायिक नियुक्तियों में आवश्यक देरी देखी जा रही है। देश के अधिकांश उच्च न्यायालयों में 400 से अधिक न्यायाधीशों के पद रिक्त हैं। कॉलेजियम व्यवस्था की समीक्षा। कॉलेजियम व्यवस्था अपने गठन के बाद से ही आलोचना का विषय बना हुआ है, जो निम्नलिखित है। कॉलेजियम व्यवस्था संवैधानिक नहीं है, बल्कि न्यायपालिका द्वारा इसे प्रस्तुत किया गया है। अतः इसकी वैधानिकता पर प्रश्न उपस्थित होते हैं। कॉलेजियम व्यवस्था में पारदर्शिता का अभाव देखा जाता है, क्योंकि न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में मानक और मानदंड स्पष्ट नहीं है और न ही इसकी बैठकें या निर्णय सार्वजनिक होते हैं। इसने भाई भतीजावाद को बढ़ावा दिया है, जिसके कारण न्यायिक नियुक्तियों में योग्यता की उपेक्षा हुई है। कॉलेजियम व्यवस्था के कारण न्यायपालिका और कार्यपालिका के मध्य संघर्षों में वृद्धि देखी गई है। प्रायः राष्ट्रपति द्वारा कॉलेजियम की अनुशंसाओं को लौटाने की प्रवृत्ति देखी गई, जिसके कारण न्यायिक रिक्तियां बढ़ी हैं। इन आलोचना के बाद कॉलेजियम व्यवस्था ने न्यायिक स्वतंत्रता की स्थिति को बहाल किया, साथ ही विधायिका और कार्यपालिका की स्वेच्छाचारिता पर प्रभावी अंकुश लगाया। राजनीति के बढ़ते अपराधीकरण के दौर में भी कॉलेजियम व्यवस्था के कारण न्यायपालिका अधिक सक्रिय और मुखर भूमिका निभा पाई। इस दौर में नागरिकों के मूल अधिकारों का विस्तार देखा गया। यही नहीं, कॉलेजियम व्यवस्था के द्वारा नियुक्त न्यायाधीश लोकप्रिय और सक्रिय न्यायाधीश के रूप में देखे गए। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग से संबंधित विवाद। कॉलेजियम व्यवस्था की सीमाओं को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2014 में 99वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन किया गया। इसके तहत राष्ट्रपति कॉलेजियम के स्थान पर राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के परामर्श पर सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। इस आयोग में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश तथा दो अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश, केंद्रीय विधि मंत्री और 2 अन्य प्रतिष्ठित व्यक्तियों को शामिल किया गया। इस आयोग को निम्नलिखित कारणों से कॉलेजियम व्यवस्था से बेहतर माना गया। कॉलेजियम के विपरीत राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग एक संवैधानिक निकाय है। इसलिए यह अधिक वैध है। इससे न्यायिक नियुक्तियों में कार्यपालिका तथा न्यायपालिका के मध्य संतुलन स्थापित हुआ। न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रक्रिया तथा मानदंड को अधिक स्पष्ट और पारदर्शी बनाया गया। विश्व के अन्य देशों में भी न्यायाधीशों की नियुक्ति केवल न्यायाधीश नहीं करते, इसलिए यह आयोग न्यायपालिका की स्वेच्छाचारिता को नियंत्रित कर उसे अधिक जवाबदेह बनाता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट न्यायालय द्वारा राष्ट्रीय एनजेएसी वाद 2015 में इस आयोग को असंवैधानिक घोषित करते हुए पुरानी कॉलेजियम व्यवस्था को बहाल कर दिया। वस्तुतः इस आयोग के विरुद्ध निम्नलिखित तर्क दिए जाते हैं। यह शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत का उल्लंघन करता है, क्योंकि इससे न्यायपालिका में कार्यपालिका के हस्तक्षेप की संभावना बढ़ती है। न्यायपालिका ने न्यायिक स्वतंत्रता को आधारभूत ढांचा घोषित करते हुए आयोग को न्यायिक स्वतंत्रता के विरुद्ध माना। कॉलेजियम व्यवस्था के तहत अनेक ऐसे न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई थी जिन्हें संविधान के संरक्षक के रूप में लोकप्रियता प्राप्त हुई। इसलिए कॉलेजियम की व्यवस्था को समाप्त करने के स्थान पर उसमें सुधार की आवश्यकता थी। अधीनस्थ न्यायालय में न्यायिक नियुक्ति से संबंधित विवाद। अधीनस्थ न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा उच्च न्यायालय या राज्य लोक सेवा आयोग के परामर्श पर किया जाता है। लेकिन इस व्यवस्था में अनेक त्रुटियां हैं। अधीनस्थ न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित परीक्षा प्रणाली में अनियमितता और भ्रष्टाचार के मामले देखे जाते हैं, जिसके कारण अनेक श्रेष्ठ विधिक प्रतिभाएं इस क्षेत्र में अपने करियर का चयन नहीं कर पाती हैं। यही कारण है कि प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग से लेकर वर्तमान में नीति आयोग तक अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के सृजन की अनुशंसा की गई।
हालांकि संसद अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के गठन के लिए विधि निर्माण तभी कर सकती है जब राज्यसभा द्वारा इस संबंध में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से ऐसा संकल्प पारित किया जाए। अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के पक्ष में निम्नलिखित तर्क दिए जाते हैं। इससे पूरे भारत में एक समान और एकीकृत न्यायिक व्यवस्था स्थापित हो पाएगी, जिससे न्यायिक व्यवस्था अधिक सामंजस्यपूर्ण व कार्यकुशल हो जाएगी। इससे योग्यता आधारित नियुक्ति को बढ़ावा मिल सकेगा, क्योंकि यह देश की श्रेष्ठ विधिक प्रतिभाओं को आकर्षित करेगा। इससे न्यायिक नियुक्तियों में अधिक पारदर्शिता व स्पष्टता आएगी, जिससे न्यायिक कदाचार और भ्रष्टाचार पर प्रभावी रोक लग सकेगी। इससे अधीनस्थ न्यायालयों में न्याय की प्रभावशीलता व गुणवत्ता बढ़ेगी। साथ ही लंबित न्यायिक रिक्तियों की समस्या का भी समाधान हो पाएगा। हालांकि अधिकांश राज्यों द्वारा अखिल भारतीय न्यायिक सेवा की धारणा को संघीय ढांचे के विरुद्ध बताया जा रहा है। इसके अनुसार ऐसा प्रयास राज्य के क्षेत्राधिकार को सीमित करेगा। साथ ही इसके विरुद्ध व्यवहारिक आधार पर भी तर्क दिए जा रहे हैं, जैसे अधीनस्थ न्यायालयों में अधिकांश मामले राज्यों के स्थानीय कानूनों से संबंधित होते हैं। अतः भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में एक समान न्यायिक व्यवस्था न तो व्यवहारिक है और न ही आवश्यक। अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के पाठ्यक्रम व परीक्षा प्रारूप के संबंध में भी आम सहमति नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय में न्यायाधीशों को पर्याप्त करियर ग्रोथ या प्रोत्साहन नहीं मिलता, जिसके कारण संभव है कि श्रेष्ठ विधिक प्रतिभाएं इस ओर आकर्षित न हों। देश के अलग अलग राज्यों में विधिक शिक्षा प्रणाली का स्तर भिन्न भिन्न है। अतः संभव है कि अखिल भारतीय न्यायिक सेवा प्रांतीय, क्षेत्रीय और समूहगत स्तर पर विषमता को बढ़ावा दे। न्यायिक अवमानना। न्यायिक अवमानना का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 129 और 215 के तहत क्रमशः सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के लिए किया गया है। हालांकि इसे संसद द्वारा न्यायिक अवमानना अधिनियम 1971 के माध्यम से अधिक स्पष्ट स्वरूप दिया गया है। इसके तहत न्यायिक अवमानना के दो रूप हैं। दीवानी अवमानना अर्थात न्यायिक पालिका का जानबूझकर निरादर करना। आपराधिक अवमानना, इसके तहत शब्दों, लेखों, संकेतों या कार्यों से न्यायालय के प्राधिकार को चुनौती देना या चुनौती देने का प्रयास करना, या नीचा दिखाना या नीचा दिखाने की कोशिश करना। किसी न्यायिक कार्यवाही के प्रति पूर्वाग्रह रखना या उसमें हस्तक्षेप करना। न्याय प्रशासन में हस्तक्षेप करना या उसमें बाधा उत्पन्न करना। इस अधिनियम की धारा 5 के तहत यह प्रावधान किया गया है कि निष्पक्ष और वस्तुनिष्ठ रूप में न्यायिक कार्यवाही की आलोचना करना अवमानना की श्रेणी में नहीं आएगा। न्यायिक अवमानना की तार्किकता। न्यायिक अवमानना का उद्देश्य न्यायालय की गरिमा व स्वतंत्रता को संरक्षित करना है। न्यायिक अवमानना सार्वजनिक हित में न्यायालय की रक्षा ऐसे दुर्भावनापूर्ण हमलों से करता है जो इसकी प्रभावशीलता को कम करता हो या इसकी निष्पक्षता में लोगों की आस्था को खत्म करने का कारण बनता हो। यह न्यायालय की राजनीतिकरण की प्रवृत्ति पर रोक लगाने के लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रायः न्याय व्यवस्था के प्रति लोगों में संदेह उत्पन्न कराने का प्रयास किया जाता है। न्यायिक अवमानना के आधार पर वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित करना अनुशासित समाज के निर्माण के लिए भी आवश्यक है, क्योंकि गलत तथ्यों या दुर्भावना के आधार पर न्यायालय पर की गई टिप्पणी का प्रभाव न्यायालय पर ही नहीं बल्कि राष्ट्र की प्रतिष्ठा और सम्मान पर भी पड़ता है। न्यायिक अवमानना का दुरुपयोग। भारत में न्यायिक अवमानना की शक्ति अत्यंत व्यापक है, जिसे न्यायपालिका स्वतः संज्ञान के आधार पर कभी भी शुरू कर सकती है। न्यायिक अवमानना का उद्देश्य लोगों में न्यायपालिका के प्रति विश्वास बनाए रखना है,
लेकिन न्यायिक अवमानना का मनमाना प्रयोग इस संदेह को और अधिक बढ़ाता है। न्यायिक अवमानना के द्वारा असहमति के स्वर को दबाना गैर लोकतांत्रिक प्रवृत्ति है, विशेषकर जब न्यायपालिका पर भ्रष्टाचार और अनुशासनहीनता के आरोप लग रहे हों। विश्व के अधिकांश देशों में ऐसे प्रावधान समाप्त कर दिए गए हैं। राष्ट्रीय अपीलीय न्यायालय की धारणा को आप कहाँ तक व्यवहारिक मानते हैं? हाल के वर्षों में सर्वोच्च न्यायालय में लंबित मामलों की संख्या में वृद्धि देखी जा रही है। लगभग 50,000 से अधिक मामले सुप्रीम कोर्ट में अभी लंबित हैं, जिसके कारण सुप्रीम कोर्ट अपनी मुख्य भूमिका अर्थात संवैधानिक मामलों की सुनवाई पर पर्याप्त ध्यान नहीं दे पा रहा है और न्यायिक विलंब से जस्टिस डिनायल की स्थिति उत्पन्न हो रही है। इसका मुख्य कारण सुप्रीम कोर्ट में दीवानी और फौजदारी मामलों की अपील में हो रही वृद्धि, जनहित याचिकाएं और विशेष इजाज़त याचिका पर सुनवाई है। इससे सर्वोच्च न्यायालय के कार्यभार में अत्यधिक वृद्धि देखी जा रही है, जिसका प्रतिकूल प्रभाव न्याय प्रशासन और न्याय की गुणवत्ता पर देखा जा रहा है। ऐसे में यह मांग की जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट की दिल्ली स्थित बेंच के साथ साथ 3 अन्य क्षेत्रीय पीठ की स्थापना की जाए, जिन्हें राष्ट्रीय अपीलीय न्यायालय का दर्जा दिया जाएगा। इस व्यवस्था के तहत दिल्ली स्थित सुप्रीम कोर्ट अब संवैधानिक और सार्वजनिक मामलों पर सुनवाई करेगा, जबकि राष्ट्रीय अपीलीय न्यायालय दीवानी और आपराधिक मामलों में अपील की सुनवाई करेंगे। इस धारणा के पक्ष में निम्नलिखित तर्क दिए जा रहे हैं। इससे सुप्रीम कोर्ट संविधान की अंतिम व्याख्याकर्ता के रूप में अपनी मुख्य भूमिका अर्थात संवैधानिक मामलों की सुनवाई पर ध्यान केंद्रित कर सकेगा। यह सभी तर्क न्याय की पहुंच की धारणा को व्यवहारिक बनाएगा, क्योंकि विद्यमान व्यवस्था के तहत भौगोलिक या वित्तीय बाधाओं के कारण बड़ी संख्या में नागरिकों की पहुंच सुप्रीम कोर्ट तक सुनिश्चित नहीं हो पा रही थी। इससे सुप्रीम कोर्ट के कार्यभार में कमी आएगी, जिससे न्याय प्रशासन तथा न्याय की गुणवत्ता बेहतर हो सकेगी। यह शीघ्र सुनवाई की धारणा को प्रभावी बनाएगा और सुप्रीम कोर्ट में लंबित मामलों का निस्तारण तेजी से हो सकेगा। हालांकि विपक्ष में भी निम्नलिखित तर्क दिए जा रहे हैं। इससे सुप्रीम कोर्ट की विद्यमान संरचना में आमूलचूल बदलाव हो जाएगा, जिससे सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों की विश्वसनीयता प्रभावित हो सकती है, क्योंकि यह आशंका है कि राष्ट्रीय अपीलीय न्यायालय की कार्यवाहियों की उचित निगरानी शायद न हो सके। इसे व्यवहारिक रूप देने में अनेक चुनौतियां हैं, जैसे अभी भी न्यायपालिका में न्यायिक रिक्तियां बड़ी संख्या में हैं और लंबित मामलों की संख्या लगातार बढ़ रही है। पूर्व में अनेक न्यायाधीशों द्वारा इसका विरोध भी किया गया है। हालांकि विधि आयोग की 229वीं रिपोर्ट में इस धारणा का समर्थन किया गया है और इसे व्यवहारिक बनाया भी जा सकता है, लेकिन ऐसे संरचनात्मक बदलाव के साथ साथ न्यायपालिका में कार्यात्मक बदलाव की भी जरूरत है। हाल के वर्षों में न्यायिक कदाचार तथा अनुशासनहीनता के अनेक मामले देखे गए हैं, जिन्होंने न्यायपालिका की छवि को प्रतिकूल रूप में प्रभावित किया है। ऐसे में आपके अनुसार महाभियोग की धारणा क्या इन प्रवृत्तियों के प्रभावी प्रतिरोधक के रूप में है? तो भारतीय लोकतंत्र को जीवंत एवं समावेशी बनाने में न्यायपालिका की महत्वपूर्ण भूमिका रही है, लेकिन हाल के वर्षों में न्यायपालिका में बढ़ते कदाचार की भावना और अनुशासनहीनता इसकी विश्वसनीयता पर गंभीर प्रश्न उपस्थित कर रहे हैं। ऐसे में संवैधानिक रूप में न्यायाधीशों के विरुद्ध केवल महाभियोग की प्रक्रिया ही है जो इन प्रवृत्तियों पर प्रभावी रोक लगा सकती है, लेकिन भारत में अभी तक किसी भी न्यायाधीश के विरुद्ध महाभियोग की प्रक्रिया पारित नहीं हो सकी है। इसका प्रमुख कारण महाभियोग की जटिल प्रक्रिया है और जिसे पारित करने के लिए पर्याप्त बहुमत नहीं मिल पाता है। प्रायः यह भी देखा जाता है कि न्यायाधीशों की पदमुक्ति का विषय राजनीतिक प्रश्न भी बन जाता है और अत्यधिक राजनीतिकरण के कारण महाभियोग की प्रक्रिया निष्प्रभावी रह जाती है।
साथ ही लघु प्रकृति की अनुशासनहीनता से संबंधित मामलों पर महाभियोग प्रभावी नहीं रहता है। ऐसे में न्यायिक जवाबदेहिता को सुनिश्चित करने के लिए महाभियोग के अतिरिक्त अन्य वैकल्पिक उपायों की आवश्यकता महसूस की जा रही है। जैसे अमेरिका में न्यायाधीशों के विरुद्ध महाभियोग के अतिरिक्त आंतरिक स्तर पर निम्न कार्यवाही भी की जा सकती है: न्यायाधीशों को चेतावनी जारी करना, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए आग्रह करना, ऐसे न्यायाधीशों को कोई मामला न सौंपना, विधायिका को महाभियोग के लिए प्रस्ताव भेजना। भारत में भी न्यायिक जवाबदेहिता सुनिश्चित करने के लिए इस धारणा की मांग की जा रही है। इस संबंध में वर्ष 2010 में संसद में न्यायिक मानक तथा जवाबदेहिता विधेयक प्रस्तुत किया गया था, जिसके तहत एक राष्ट्रीय न्यायिक निरीक्षण समिति के गठन का प्रावधान किया गया था, जहां किसी भी न्यायाधीश के विरुद्ध कोई भी व्यक्ति शिकायत कर सकता था। साथ ही इस समिति की जांच के आधार पर महाभियोग की अनुशंसा की जा सकती थी। इस विधेयक में न्यायाधीशों के आचरण के लिए मानक व मानदंड की सूची निर्धारित की गई थी, जिसका पालन सभी न्यायाधीशों को करना था। विधेयक में कदाचार की व्यापक परिभाषा भी दी गई थी। विधेयक में महाभियोग के अतिरिक्त लघु प्रकृति के दंड का भी प्रावधान किया गया था। हालांकि यह विधेयक पारित नहीं हो सका था और न्यायिक स्वतंत्रता के उल्लंघन के आधार पर इसकी आलोचना की गई थी, लेकिन वर्तमान में ऐसे उपायों की जरूरत है। न्यायिक समीक्षा से संबंधित विवाद। न्यायिक समीक्षा की शक्ति के तहत न्यायपालिका विधायिका और कार्यपालिका के कार्यों की संवैधानिकता की जांच कर सकती है। हालांकि न्यायिक समीक्षा शब्द का उल्लेख संविधान में नहीं है, लेकिन इसका आधार अनुच्छेद 13, 32 और 226 में देखा जा सकता है। न्यायिक समीक्षा की शक्ति के कारण प्रायः न्यायपालिका विधायिका व कार्यपालिका के मध्य संघर्ष की स्थिति देखी गई। जहाँ न्यायपालिका ने न्यायिक समीक्षा के माध्यम से संसद और कार्यपालिका की शक्तियों पर अंकुश लगाए, तो वहीं संसद द्वारा अनेक संविधान संशोधनों के माध्यम से न्यायिक समीक्षा की शक्ति को प्रतिबंधित करने का प्रयास किया गया। जैसे प्रथम संविधान संशोधन द्वारा 9वीं अनुसूची को न्यायिक समीक्षा के दायरे से बाहर किया गया। 38वें संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल को न्यायिक समीक्षा के दायरे से बाहर किया गया। 39वें संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री व स्पीकर के निर्वाचन संबंधी विषय को न्यायिक समीक्षा के दायरे से बाहर किया गया। 42वें संविधान संशोधन द्वारा संसद की संविधान संशोधन की शक्ति को भी न्यायिक समीक्षा के दायरे से बाहर किया गया। हालांकि भिन्न भिन्न न्यायिक निर्णयों में न्यायपालिका ने संसद द्वारा न्यायिक समीक्षा की शक्ति को सीमित करने के प्रयास पर रोक लगाई। इस संबंध में आईआर कोएल्होवाद में न्यायिक समीक्षा को संविधान का आधारभूत ढांचा घोषित कर दिया और यह भी स्पष्ट कर दिया कि 1973 के बाद 9वीं अनुसूची में शामिल विषयों की भी न्यायिक समीक्षा अब हो सकती है। हालांकि न्यायिक समीक्षा की न्यायपालिका की असीमित शक्ति आलोचना का बिंदु भी रही है, क्योंकि न्यायिक समीक्षा द्वारा न्यायपालिका ने अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण करते हुए स्वयं विधायी व कार्यपालिकी भूमिका का निर्वहन करने लगी है। जैसे कृषि कानून को लागू होने से रोकना, SC/ST एक्ट में परिवर्तन करना आदि। इसके कारण शक्ति पृथक्करण सिद्धांत का उल्लंघन भी हो रहा है, क्योंकि न्यायिक समीक्षा के कारण न्यायालय की भूमिका तीसरे सदन या न्यायिक सरकार की होती जा रही है। इस शक्ति ने न्यायालय को समानांतर सरकार बना दिया है, जिसके कारण विधायिका और कार्यपालिका प्रभावी रूप से कार्य नहीं कर पा रहे हैं, जिससे नीतिगत पंगुता और कार्यान्वयन पंगुता की स्थिति उत्पन्न होती है। इसके कारण शासन के तीनों अंगों में गतिरोध व संघर्ष बढ़े हैं, जो संवैधानिक ढांचे की स्थिरता व संतुलन के लिए गंभीर चुनौती है। हालांकि उपरोक्त आलोचनाएं न्यायिक समीक्षा का एक आयामी विश्लेषण करती हैं, जबकि व्यापक संदर्भों में निम्नलिखित कारणों से न्यायिक समीक्षा लोकतंत्र की सफलता के लिए आधारभूत शर्त मानी जाती है।
न्यायिक समीक्षा के माध्यम से विधायिका और कार्यपालिका की निरंकुश प्रवृत्तियों पर प्रभावी रोक लग सकी है। विशेषकर 90 के दशक के बाद राजनीति के बढ़ते अपराधीकरण और संसदीय निष्क्रियता के दौर में यह अधिक प्रासंगिक हो गई। न्यायिक समीक्षा द्वारा न्यायपालिका संविधान की व्याख्या नवीन परिस्थितियों के अनुरूप कर संविधान को जीवंत दस्तावेज के रूप में बनाए रखी है। न्यायिक समीक्षा की धारणा शासन के तीनों अंगों के मध्य अवरोध और संतुलन को स्थापित करती है और इससे जवाबदेह सरकार की धारणा को मजबूती मिलती है। न्यायिक समीक्षा के द्वारा न्यायालय ने अनेक मामलों में सरकार के कार्यों की समीक्षा कर उन्हें जनता के हितों के प्रति संवेदनशील बनाया है। जैसे कोविड के दौरान प्रवासी मजदूरों के लिए दिया गया है दिशा निर्देश, मॉब लिंचिंग के लिए दिया गया निर्देश आदि। जनहित याचिका और संबंधित मुद्दे। जनहित याचिका को सामाजिक हित याचिका तथा आशा व विश्वास की याचिका के रूप में देखा जाता है। इसका उल्लेख संविधान में नहीं किया गया है, बल्कि इसे न्यायिक नवाचार के रूप में देखा जाता है। पहली बार हुसैन आरा खातून बनाम बिहार राज्यवाद में जनहित याचिका का आधार देखा गया, जब एडवोकेट कपिला हिंगोरानी द्वारा जेल में बंद कैदियों की अमानवीय दशा पर एक याचिका दायर की गई। हालांकि सैद्धांतिक रूप में यह धारणा एसपी गुप्ता बनाम भारत संघवाद में जस्टिस पीएन भगवती तथा वी कृष्णा अय्यर द्वारा लोकप्रिय बनाई गई। जनहित याचिका के पूर्व न्यायिक व्यवस्था लोकस स्टैंडाई के नियम पर आधारित थी, जिसके तहत मूल अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में वादी या प्रतिवादी द्वारा ही याचिका दायर की जा सकती थी। इस नियम के कारण समाज के वंचित तथा कमजोर वर्गों के अधिकारों का संरक्षण संभव नहीं हो पा रहा था, क्योंकि विधिक साक्षरता के अभाव तथा भौगोलिक, वित्तीय और सामाजिक बाधाओं के कारण सभी तक न्याय की पहुंच सुनिश्चित नहीं हो पा रही थी। ऐसे में पीआईएल के माध्यम से इस प्रक्रिया का सरलीकरण किया गया और इसके तहत अब समाज के किसी समूह के अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में कोई तीसरा पक्ष भी न्यायालय में याचिका दायर कर सकता है। हालांकि ऐसे मामले व्यक्तिगत हित से जुड़े नहीं होने चाहिए, वरन उसमें समूह के व्यापक हित निहित होने चाहिए। इसके तहत याचिका दायर करने के लिए भौतिक उपस्थिति आवश्यक नहीं है, बल्कि एक पत्र के माध्यम से भी याचिका दायर की जा सकती है। साथ ही न्यायालय किसी समाचार पत्र की लेख या किसी अन्य आधार पर स्वतः संज्ञान से भी ऐसे मामलों की सुनवाई कर सकती है। जनहित याचिकाओं का सकारात्मक प्रभाव निम्नलिखित रूप में देखा जा सकता है। जनहित याचिकाओं ने न्याय के विकेंद्रीकरण की धारणा को मजबूत किया है तथा सामाजिक रूपांतरण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके द्वारा समाज के वंचित और कमजोर वर्गों तक न्याय की प्रभावी पहुंच सुनिश्चित हो सकी। जैसे एशिया वर्कर्स वाद में बंधुआ मजदूरों, विशाखा बनाम राजस्थान राज्यवाद में कामकाजी महिलाओं और नालसावाद में ट्रांसजेंडर समूह के अधिकारों को संरक्षित किया गया। जनहित याचिकाओं के माध्यम से अधिकारों की धारणा अत्यंत व्यापक हुई। विशेषकर जीवन के अधिकार के तहत अनुच्छेद 21 गरिमा में जीवन की परिस्थितियों की विस्तृत व्याख्या की गई। जनहित याचिकाओं के माध्यम से ही शिक्षा का अधिकार, स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार, निजता का अधिकार आदि अनुच्छेद 21 के अधीन जीवन के अधिकार में शामिल माने गए। जनहित याचिकाओं के माध्यम से न्यायपालिका ने पारदर्शी और जवाबदेह शासन को सुनिश्चित करने में भी प्रमुख भूमिका निभाई। इस संबंध में राजनीति के बढ़ते अपराधीकरण, भ्रष्टाचार और काले धन को प्रतिबंधित करने के लिए न्यायालय द्वारा आवश्यक निर्देश दिए गए। प्रकाश सिंह वाद में पुलिस सुधार के लिए
निर्देश दिए गए। जनहित याचिकाओं के माध्यम से न्यायपालिका ने सक्रिय और पहलकारी भूमिका निभाई, जिससे न्याय प्रणाली में लोगों का भरोसा बना रहा और समावेशी लोकतंत्र की धारणा मजबूत हो सकी। हालांकि निम्नलिखित आधारों पर जनहित याचिकाओं की आलोचना भी की जाती है, जैसे जनहित याचिकाओं के माध्यम से न्यायपालिका तीसरे सदन या न्यायिक सरकार के रूप में कार्य करने लगी है। न्यायिक अतिक्रमण की यह प्रवृत्ति शक्ति पृथक्करण सिद्धांत के विरुद्ध है, जैसे हाल ही में सुप्रीम कोर्ट द्वारा कृषि कानूनों को निलंबित करने का निर्णय लिया गया। इसी प्रकार गंगा नदी को जीवित प्राणी का दर्जा देना, SC/ST एक्ट में परिवर्तन करना आदि निर्णय न्यायिक अतिक्रमण के रूप हैं। वर्तमान में जनहित याचिकाएं लोकप्रियता प्राप्त करने के साधन के रूप में देखी जाने लगी हैं, जो अधिवक्ताओं और न्यायाधीशों दोनों स्तर पर देखा जा रहा है। वर्तमान में निजी स्वार्थ से प्रेरित PIL भी दायर की जा रही है और इसे ब्लैकमेलिंग के साधन के रूप में देखा जा रहा है। जनहित याचिकाओं के कारण न्यायालय में लंबित मामलों की संख्या में अप्रत्याशित वृद्धि हो रही है, जिसका प्रतिकूल प्रभाव न्याय प्रशासन पर देखा जा रहा है। यही कारण है कि हाल के वर्षों में सुप्रीम कोर्ट द्वारा गैर गंभीर जनहित याचिकाओं को हतोत्साहित किया जा रहा है और निजी स्वार्थ से प्रेरित PIL के दायर करने पर आर्थिक दंड भी आरोपित किया जा रहा है। अतः जनहित याचिकाओं के संबंध में पर्याप्त जागरूकता के विकास की जरूरत है। साथ ही इन याचिकाओं के संबंध में न्यायालय द्वारा स्पष्ट दिशा निर्देश भी देने चाहिए। न्यायिक सक्रियता और उससे संबंधित विवाद। न्यायिक सक्रियता से आशय न्यायालय द्वारा अपनी परंपरागत भूमिका के साथ साथ नई तथा पहलकारी भूमिका को स्वीकार करने से है। न्यायिक सक्रियता की अवधारणा तब अधिक प्रभावी रूप में देखी गई जब केशवानंद भारतीवाद में न्यायालय द्वारा संविधान के आधारभूत ढांचे की धारणा प्रस्तुत की गई। इसी क्रम में मेनका गांधीवाद में विधि की सम्यक प्रक्रिया तथा SP गुप्ता बनाम भारत संघवाद में जनहित याचिका की धारणा को भी न्यायपालिका के नवाचार के रूप में देखा जाता है। हालांकि न्यायिक सक्रियता की अवधारणा को सकारात्मक संदर्भों के साथ साथ नकारात्मक रूप में भी प्रस्तुत किया जाता है। इस संबंध में न्यायिक सक्रियता के सकारात्मक पक्ष को निम्नलिखित रूप में देख सकते हैं। न्यायिक सक्रियता की धारणा ने नागरिकों का लोकतंत्र व संविधान में विश्वास मजबूत किया है। 1990 के दशक के बाद विधायिका व कार्यपालिका की निष्क्रियता तथा राजनीति के बढ़ते अपराधीकरण ने संवैधानिक निर्वात की स्थिति उत्पन्न कर दी थी, जिन परिस्थितियों में न्यायालय ने संवैधानिक व लोकतांत्रिक मूल्यों को संरक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। संविधान के संरक्षक और व्याख्याकर्ता के रूप में न्यायपालिका ने न्यायिक सक्रियता के माध्यम से समय समय पर विधायिका व कार्यपालिका की स्वेच्छाचारी प्रवृत्तियों पर प्रभावी रोक लगाई, जैसे आधारभूत ढांचे की धारणा, राष्ट्रपति शासन और अध्यादेश जैसे प्रावधानों के दुरुपयोग पर रोक आदि। न्यायिक सक्रियता की धारणा सामाजिक रूपांतरण का वाहक बनकर आई। वंचित वर्गों तक न्याय की पहुंच सुनिश्चित हो सकी और ऐसे न्यायिक निर्णय नए कानूनों, नागरिक आंदोलनों और स्वस्थ जनमत का आधार बनते गए, जैसे कामकाजी महिलाओं का अधिकार, ट्रांसजेंडर अधिकार, शिक्षा, स्वास्थ्य का अधिकार, निजता का अधिकार आदि न्यायिक सक्रियता के सकारात्मक उत्पाद के रूप में देखे गए। न्यायिक सक्रियता के माध्यम से न केवल सुशासन की दिशा में प्रभावी प्रयास संभव हो पाए, बल्कि अधिकारों के संरक्षक के रूप में भी न्यायालय ने प्रभावी भूमिका निभाई। जैसे अनेक न्यायिक निर्णयों ने पुलिस सेवा व सिविल सेवा में सुधार का मार्ग प्रशस्त किया, फर्जी एनकाउंटर पर दिशा निर्देश जारी किए गए,
सूचना के अधिकार को प्रभावी बनाया गया आदि। हालांकि न्यायिक सक्रियता को नकारात्मक अर्थों में न्यायिक अतिक्रमण के रूप में देखा जाता है और इस आधार पर इसकी आलोचना निम्नलिखित रूपों में की जाती है। न्यायिक अतिक्रमण को संविधान द्वारा निर्धारित शक्ति पृथक्करण की धारणा के विरुद्ध माना जाता है और इस क्रम में न्यायालय तीसरे सदन या न्यायिक सरकार की भूमिका को स्वीकार कर लेती है, जैसे SC/ST एक्ट में परिवर्तन, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग को असंवैधानिक घोषित करना, गंगा नदी को जीवित प्राणी का दर्जा देना आदि। न्यायिक अतिक्रमण विधायिका और कार्यपालिका के कार्यों में बाधा उत्पन्न करती है, जिसके कारण न केवल इनकी विश्वसनीयता पर संकट उत्पन्न होता है बल्कि यह नीतिगत पंगुता को भी बढ़ावा देता है। प्रायः न्यायिक अतिक्रमण को विकास विरोधी प्रवृत्ति के रूप में देखा जाता है। न्यायपालिका द्वारा दिए गए अनेक निर्णय अव्यावहारिक और सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों की उपेक्षा पर आधारित होते हैं, जिन्हें लागू कर पाना संभव नहीं होता है। न्यायालय न्यायिक अतिक्रमण के आधार पर अपनी शक्तियों का विस्तार तो कर रही है, पर न्यायिक जवाबदेहिता से बचती रही है। हाल के वर्षों में न्यायिक अवमानना के मामले भी बढ़े हैं और इसके कारण न्यायिक संप्रभुता जैसी स्थिति भारत में निर्मित हो रही है। अतः न्यायिक अतिक्रमण लोकतंत्र व संविधान के लिए बड़ा खतरा है, लेकिन न्यायालय की सकारात्मक व सक्रिय पहलकारी भूमिका वर्तमान समय की मांग है। अतः शासन के तीनों अंगों में अवरोध व संतुलन पर आधारित सामंजस्यपूर्ण संबंध होना चाहिए। भारत में संविधान की सर्वोच्चता है, न कि संसदीय संप्रभुता या न्यायिक संप्रभुता। न्यायिक सुधार। हाल के वर्षों में न्यायपालिका की संस्थागत वैधता पर प्रश्न उपस्थित हुए हैं। ऐसे में त्वरित रूप में प्रभावी न्यायिक सुधारों की श्रृंखला शुरू करने की आवश्यकता है, जैसे न्यायिक नियुक्तियों में सुधार की आवश्यकता। सर्वोच्च और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए मौजूदा कोलेजियम व्यवस्था प्रभावी नहीं मानी जा रही है। गैर पारदर्शिता, गोपनीयता और भाई भतीजावाद के कारण न्यायिक नियुक्तियों में प्रायः योग्यता के साथ समझौता हो जाता है। इस क्रम में वर्ष 2014 में गठित राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग एक प्रभावी कदम के रूप में देखा गया था, लेकिन स्वतंत्रता के अतिक्रमण के आधार पर न्यायपालिका द्वारा उसे असंवैधानिक घोषित कर दिया गया था। लेकिन पुनः ऐसे आयोग को गठित करने की आवश्यकता है, जैसे कि इंग्लैंड में भी न्यायिक नियुक्ति आयोग की अनुशंसा पर खुली प्रतिस्पर्धा द्वारा योग्यता आधारित न्यायिक नियुक्तियां की जाती हैं। इसी प्रकार अधीनस्थ न्यायालयों के स्तर पर भी अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के माध्यम से न्यायाधीशों की नियुक्ति पर बल देने की जरूरत है। न्यायिक सुपुर्दगी व्यवस्था में सुधार की आवश्यकता। भारतीय न्याय व्यवस्था सभी के लिए न्याय की धारणा पर आधारित है। वर्ष 2016 में SC ने न्याय तक पहुंच को मूल अधिकार के रूप में मान्यता भी दी थी, लेकिन व्यवहारिक रूप में समाज के कमजोर और उपेक्षित वर्गों तक न्याय की पहुंच प्रभावी नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि भारतीय न्यायिक व्यवस्था अभिजात्यवादी होती गई है। दूसरी ओर न्यायालय में लंबित मामलों की अत्यधिक संख्या देखी जा रही है। लगभग 3 करोड़ से अधिक मामले वर्तमान में न्यायालय में लंबित हैं। सुप्रीम कोर्ट में 50,000 से अधिक मामले तो हाई कोर्ट में 40 लाख से अधिक मामले लंबित हैं। कहा जाता है कि देरी से होने वाला न्याय न होने के बराबर है। इस संबंध में वर्ष 2010 में एक राष्ट्रीय याचिका नीति को भी प्रस्तुत किया गया था, जिसमें याचिका निस्तारण की औसत अवधि को 15 वर्ष से कम करके 3 वर्ष करने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन अभी भी यह लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा सका है। इसलिए राष्ट्रीय याचिका नीति को प्रभावी रूप में लागू करने की जरूरत है।